this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. This is the video. क्लास 10 सोशल साइंस की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर चुके हो, आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली है, आप जिस भी लेवल पे हो, अब आपको जब आपका बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो ये वीडियो आप एग्जाम देने से पहले देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले देखो, जब देखना चाहो तब देखो। क्यों? क्योंकि इस एक वीडियो में पूरा का पूरा सार है। वो क्या है पूरा का पूरा सार? 19 चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में, जो कंप्लीट सिलेबस है। देखो, दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट। अगेन फोकस कर रहा हूं मैं उस चीज पे, सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ाई करना पड़ेगी, साथ मिलकर मेहनत करेंगे बेहतरीन तरह से। लेकिन ये वो वीडियो है जिस वीडियो की मदद से जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो को देखोगे तब तक आपके सामने पूरा सिलेबस नजरों के सामने से तोड़ा जाएगा। दूसरी चीज, जिसने कुछ नहीं पढ़ा तो उसे ये तो पता चल जाएगा, जो आपने साल भर नहीं पढ़ा है वो आपको एक वीडियो में समझ में आ जाएगा कि अच्छा करना क्या क्या है और किस चैप्टर में क्या क्या है। पूरा ओवरव्यू वगैरह सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो 2x पे अगर जिसको आप बाद में देख रहे हैं तो 2x पे दबा के देखना, फटाफट से कंप्लीट करना, तो एक बार पूरे चैप्टर की समरीज जो है आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग थिंग। शुरू करते हैं कहानी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखो अब होगा कि इस वीडियो में जो स्लाइड्स इस्तेमाल की गई है, तो ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी। कब ये स्लाइड्स बहुत इफेक्टिव होंगी? जब आपको पूरा सिलेबस 5 मिनट में रिवाइज करना होगा, है कि नहीं? तो उसके लिए ये सारा मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। शंखनाद करते हैं, शुरू करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या कहानी है? देखो, हिस्ट्री में कहानी ये है कि आपके सामने 5 चैप्टर हिस्ट्री की बुक में, लेकिन 5 पूरे नहीं पढ़ना बोर्ड एग्जाम में इस साल। ठीक है, 2024 में जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको पूरे 5 चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आधा और उसमें से भी आधा, चैप्टर 3 का उतना सही पार्ट आ रहा है, चैप्टर 4 नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, और चैप्टर 5 अभी 3 कितने हो गए? 1 2 3 3.5 सवा 3 जो भी है, इतने चैप्टर्स जो है, तो इतने चैप्टर्स को हम फटाफट से पूरा रिवाइज करते हैं। मैं आपको जस्ट बताता हूं कि है क्या चैप्टर। देखो, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के साथ शुरू करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के साथ अगर शुरू करें तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या बताता है कि इस चैप्टर में 2 कहानी चल रही है। जैसे अगर आप देखोगे, एक तो स्टोरी लाइन चल रही है पूरी की पूरी। ठीक है, स्टोरी कैसी चल रही है कि स्टोरी में धूम धड़ाका, जैसे देखते हैं ना, क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, किससे बाद क्या हुआ, तो वो स्टोरी है चैप्टर में। और स्टोरी के साथ साथ में आइडियाज, आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, और दोनों का मिक्सचर है। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जब दोनों मिक्सचर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। उसको अलग करके समझने की कोशिश करो, मैं आपको पूरा चैप्टर समझाता हूं। ठीक है, तो चैप्टर जैसे शुरू होता है फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के साथ में, कि फ्रेडरिक सूरियो ने पेंटिंग बनाई और बताया कि मॉडर्न स्टेट्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के बाद में चैप्टर में कहानी शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, वर्ल्ड हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास, मतलब स्वर्णिम अक्षरों में याद रखे जाने वाली तारीख। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला इवेंट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या किया? तख्ता पलट किया, नेपोलियन पावर में आता है। नेपोलियन ने पावर में आने के बाद में क्या? नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस किया। नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस करने के बाद में जिन लोगों ने पहले उसे वेलकम किया था, बाद में उन्हीं लोगों ने उसे भगाया। तो नेपोलिक का पूरा राइज एंड फॉल, उसमें सिविल कोड ऑफ 1804 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेशंस में। ठीक है, न्यू कंजर्वेटिज्म, अब नेपोलियन को हरा दिया। कहानी बता रहा हूं, अब इसमें आइडियोलॉजी इसीलिए इंक्लूड नहीं करी, मैं चैप्टर रिकॉल करवा रहा हूं। 1804 में नेपोलियन अपने पीक पे था, प्राइम टाइम पे था, लेकिन 1815 में हारता है। हारने के बाद में एक कंजर्वेटिव रिजीम आता है। कौन सा? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। वो कंजर्वेटिव रिजीम आता है, वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के बाद में वो कंजर्वेटिव रिजीम चलता है कब तक? 1815 से 1830 तक तो उनकी सही चीज चलती है। लेकिन 1830 में वो फ्रांस की जिस मोनार्की को उन्होंने रिस्टोर करा था उसको हटा दिया जाता है, बॉर्बन डायनेस्टी को हटा के। फिर क्या? एज ऑफ रेवोल्यूशन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो वो एज ऑफ रेवोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। तो फ्रांस की कहानी, बेल्जियम की कहानी, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलता है। फिर फ्रांस में 1848 में राजा को पूरी तरह से हटा देते हैं। ठीक है, जर्मनी में जो रिवॉल्ट ऑफ लिबरल्स था, ठीक है, रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स, वो पूरी कहानी एज ऑफ रेवोल्यूशंस की हो गई। फिर उसके बाद में क्या होता है? ये देखो पैटर्न में चल रहा है ना, 1789 से हम 1848 तक पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि और भी कंट्रीज में नेशनलिज्म के भाव में यूनिफिकेशन हो रहा था। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन, ऑटो वन बिस्मार्क, इटली का गैरिबाल्डी, गुजिपी मजीनी, कैवियोर। ठीक है, ब्रिटेन में देखेंगे आप तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन एक तरह से हो गया। ठीक है, ब्रिटेन के बाद में तो ये पूरी कहानी थी चैप्टर में। तो ये सबके यूनिफिकेशन अलग अलग टाइम पे हुए। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो एक कहानी में क्या चीज बताई गई है, और तो वो पार्ट हम ऐड कर सकते हैं कि इसी में कंटिन्यूटी में इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कहानी पहुंचती है, वो वाला पार्ट। अब वहीं पे आप थीम्स, आइडियाज और आइडियोलॉजीज की बात करोगे अगर, तो चैप्टर में क्या क्या है? देखो, ये तो कहानी थी। उसके बाद में ये बताया गया है कि
यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी, तो उसमें एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी। न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखती थी, फ्रीडम में बात करती थी। ठीक है, तो लिबरलिज्म एक आइडिया था, एक आइडियोलॉजी थी, एक थीम, ये हमने चैप्टर में पढ़ी है। उसके बाद आप देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स और रेवोल्यूशनरीज। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वो थे जिन्होंने लिबरल्स के अगेंस्ट में, एक तरह से कह सकते हैं लिबरल्स कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में थे। कंजर्वेटिव्स वो थे जो पुरानी तरह से पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे, और यही कंजर्वेटिव्स जब पावर में वापस आ जाते हैं 1815 में, तो उनको हटाने के लिए गुज़िबी मजीनी जैसे रिवोल्यूशनरीज आते हैं। तो रिवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी थी एक। फिर रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग, तो लड़ाई दंगे साइंस और रैशनल के अलावा भी, ठीक है, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, फोक टेल्स, इन पे, ठीक है, फीलिंग्स पे, इन पे फोकस करते हुए नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रेंथन करने का आइडिया था रोमांटिसिज्म में। तो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी है। फिर उसके बाद में विजुअलाइजिंग द नेशन, तो अब ये पूरा जो उठापटक चल रही थी, इससे देश के यूनिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इस विजुअलाइजेशन में एलिगरी कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो वो हमने देखा, जर्मनी की जर्मेनिया, मैरियन फॉर फ्रांस, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ये सारी थीम्स, आइडियोलॉजीज पढ़ी है। ठीक है, एट द एंड नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि कैसे लोग दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने का जब सोचते हैं तो इंपीरियलिज्म, और उसी में कहानी भी जुड़ी हुई है। क्या? तो पूरा बाल्कन रीजन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह से जो यूरोप है, तो वो यूरोप एक विस्फोटक जोन बन जाता है। ये पूरा चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दौड़ गया आंखों के सामने से। दूसरा चैप्टर है, मतलब इसकी स्टोरी भी है और इसकी आइडिया भी थी, वो दोनों समझा दिया। दूसरा चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हमारा अपना चैप्टर। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कंट्री में ग्रो कर रहा था। ठीक है, और उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या कि ये भी ब्रिटिशर से परेशान, ये भी ब्रिटिशर से परेशान, ये भी ब्रिटिशर से परेशान, सारे जब ब्रिटिशर से परेशान तो सारे एकजुट हुए। ठीक है, सारे एकजुट हुए। तो वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, साथ ही साथ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, तो हम लोग सफर कर रहे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट, महंगाई का बढ़ जाना, टैक्स बढ़ा देना, बीमारियों का फैल जाना। ठीक है, और उसी बीच में महात्मा गांधी हमारे देश में आते हैं 1915 में। महात्मा गांधी अपने साथ एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल, सत्याग्रह लेके आते हैं। खेदा, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद जाते हैं, लोगों को यूनाइट करते हैं, और वहां से आपको क्या देखने को मिलता है कि इन सारे फैक्टर्स के चलते एक नया फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। वो नया फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो उसमें पहला इवेंट, अगेन वही फ्लो पकड़ना। क्या हो रहा है? महात्मा गांधी 1915 में आ गए, ठीक है, 16 में आराम किया, 17, 18 घूमते रहे, ठीक है, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद। तो उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद आप जैसे देखेंगे तो महात्मा गांधी 19 में, जैसे अगर आप देखेंगे 18 के बाद में 19 में पूरा रॉलेट एक्ट वगैरह वो वाला सारा चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो पूरे चैप्टर में बताया गया है। अब हर मूवमेंट में एक पैटर्न है, वो समझना। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे अगर आप देखोगे 1921 से, ठीक है, 20 में प्रपोजल वगैरह रख दिया था, 1921 से 1922 तक चला था। ठीक है, 1922 तक चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 21 से 22 तक चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। अगला मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, बीच में एक ट्रूस पीरियड रहा है। तो ये आपको चैप्टर बताया गया है कि दो बड़े मूवमेंट्स के बारे में चैप्टर बताया गया है। अब देखो इनमें एक कॉमन पैटर्न एनालाइज करना। क्या कॉमन पैटर्न? कि हर मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है? हर मूवमेंट में आपको देखने को मिलता है कि पार्टिसिपेंट्स की बात की गई है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, टाउन में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन में, ट्राइबल एरिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, विमेन, इंडस्ट्रियल ओनर, इंडस्ट्रियल वर्कर, अपोजिट। ठीक है, तो वो हो गया पार्टिसिपेंट्स। हर मूवमेंट का एजेंडा क्या था? नॉन कॉपरेशन में कॉपरेट नहीं करने की बात करी थी, टाइटल्स वगैरह सरेंडर कर दिए थे हमने। ठीक है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट हुआ, इकोनॉमिक लेवल पे हमने बॉयकॉट करा था। ठीक है, तो एजेंडा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एजेंडा क्या था? रिकॉल करो। तो उसमें हमने बोला कि कॉपरेशन तो हटाएंगे ही, डिसओबे भी करेंगे, सॉल्ट मार्च, वो सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में लिमिटेशन क्या रही? तो लिमिटेशन की बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जैसे शहरों में खादी वगैरह महंगा था, इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन नहीं थे। गांव के क्षेत्र में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें देखने को मिला क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांव में जो कह सकते हैं ट्राइबल्स थे या फिर जो मेन स्ट्रीम विलेज के लोग थे, उन्होंने गलत तरह से मैसेज इंटरप्रेट किया, वायलेंस को रिजॉर्ट कर लिया। प्लांटेशन में भी वही हुआ क्या कि उन लोगों के लिए स्वतंत्र भारत मतलब कि प्लांटेशन फील्ड छोड़ के चलो। ठीक है, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिमिटेशन क्या रही है कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी नहीं थी, कास्ट बेसिस पे इनइक्वालिटीज थी, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन थी। जब मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं तो आपको एक एक चीज रिकॉल करना होगी, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उन्हें एक रूपरेखा समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है आखिरकार चैप्टर में। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर देखें तो एक लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला टॉपिक क्या कहता है? वो टॉपिक बड़ा सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताता है कि सिर्फ साथ लड़ लेने से आजादी नहीं मिल जाएगी, एकजुट नहीं हो जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ आर्ट फॉर्म या फिर कैसे म्यूजिक, पेंटिंग्स, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, पोम्स, इनकी मदद से लोगों को एकजुट करना होगा। समवॉट सिमिलर टू रोमांटिसिज्म, है ना? तो वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे लाई गई? क्विट इंडिया मूवमेंट भी एक बॉक्स में है लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया था। अगला चैप्टर जैसे अगर आप देखोगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में दी प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला एक जो टॉपिक है सिर्फ वही आ रहा है, ठीक है? तो ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? तो जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बताता है कि कैसे ग्लोबल वर्ल्ड जो आज हम पूरा इतना इंटरकनेक्टेड देख रहे हैं, क्या वो हमेशा से था? हमेशा से था लेकिन उतने लेवल पे नहीं था। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है। अगर आप देखोगे तो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में बताया है क्या कि सिर्फ टॉपिक 1 to 1.3 प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कनक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, इतना ही इवैल्यूएट करना है, बाकी वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर देखें तो ग्लोबल वर्ल्ड क्या है, जो आपस में कनेक्टेड हो, वो बताया गया है कि वर्ल्ड आज से नहीं, आज तो जुड़ा है, आज बहुत बेहतरीन जुड़ा है, उसके पहले से जुड़ा हमें देखने को मिलता है कि ओशियानिक रूट्स से कनेक्टेड थे लोग, कॉडी शेल्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह देखने को मिलती थी, इसके एविडेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, है ना? फिर क्या है, कनेक्शन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कनेक्शन जो है तो देखा जा सकता है मल्टीपल वेज में। जैसे सिल्क रूट एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करता हुआ एविडेंस है। कैसे? तो सिल्क रूट के थ्रू लोग जाते थे, ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके, स्पाइसेस लेके, कल्चर लेके, रिलीजियस आइडियाज लेके जाते थे। खाना भी, खाने का एग्जांपल जैसे स्पेगेटी हो गया, ठीक है? जो स्पेगेटी जैसे अगर आप देख रहे हैं वेस्ट में है वो ईस्ट के नूडल्स हैं। पास्ता का जैसे जो मूवमेंट है वो बताया गया है। बहुत सारा हमारा कॉमन फूड जो है तो वो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद हमें मिला। तो फूड ट्रैवल्स ये दर्शाते हैं कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था, ठीक है? उसके साथ साथ में लास्ट में कनक्वेस्ट, डिसीज, ट्रेड में क्लियरली बताया गया है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्या हुआ कि जब ओशन रूट्स वगैरह डिस्कवर हो गए तो लोग नई नई लैंड्स को ढूंढने लगे, वहां पे जाके क्या अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन लड़ाइयां लड़ने से पहले बीमारियों ने उनकी मदद कर दी, ठीक है? जैसे स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस स्टैब्लिश करने में स्पेनिश कंकरर्स की मदद करी। और ट्रेड में आपको देखने को मिलता है कि कैसे ट्रेड सेंटर्स यूरोप और अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गए, चाइना और इंडिया से हटके। तो ये पूरा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर था। आगे अगर बढ़ते हैं जैसे, तो इसमें ये की पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए अभी एक एक करके डिस्कस करते गया, वो सारे की पॉइंट्स ध्यान रखना है बस। ये इस चैप्टर का क्रक्स था। प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर हो गया, मतलब मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हो गया। उसके बाद में हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, इंटरेस्टिंग चैप्टर, अच्छे से समझना। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि 2-3 एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो एक पूरा हम वर्ल्ड का एस्पेक्ट देखते हैं चैप्टर में, और एक पूरा इंडिया का एस्पेक्ट देखते हैं। तो चैप्टर को 2 हिस्से में ऐसे डिवाइड कर दो कि एक वर्ल्ड का एस्पेक्ट है पूरा और एक इंडिया का एस्पेक्ट है पूरा। तो वर्ल्ड के एस्पेक्ट की अगर हम बात करें ना, तो हाउ प्रिंट रीच दी वर्ल्ड, तो प्रिंट लोगों तक कैसे पहुंचा? तो चाइना से शुरू हुआ, ठीक है? चाइना से शुरू हुआ, जापान पहुंच गया बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके। जापान से आपको देखने को मिलता है कि मार्को पोलो, इसको मतलब चाइना जापान पहुंच गया, और वही चाइना से पेपर से हैंड प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप पहुंचती है, मार्को पोलो लेके जाते हैं, ठीक है? यूरोप में प्रिंट पहुंच गया, बधाई हो। आगे क्या होती है कहानी? तो आगे आपको देखने को मिलता है कि जब यूरोप में प्रिंट पहुंच गया तो प्रिंट का रेवोल्यूशन हुआ एक तरह से। अब क्या लोग आसानी से पढ़ सकते थे, समझ सकते थे चीजें। तो प्रिंट रेवोल्यूशन, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट यह हुआ कि अब लोगों के पास में पावर थी कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे, वो पढ़ भी सकते थे। रीडिंग और हियरिंग पब्लिक इंटरमिंगल होते चले गई, तो दिस ओपनड अप न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है? अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना होगी क्या कि सिर्फ प्रिंट के पहुंच जाने से काम नहीं हुआ। यहां पे गुटेनबर्ग का एक इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी। वो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट हुए, तब प्रिंट रेवोल्यूशन एक तरह से निकल के आया, ठीक है? नई रीडिंग पब्लिक का इमर्ज हो जाना एक तरह से, ठीक है? रिलीजियस डिबेट्स और प्रिंट एंड डिसेंट, ये टॉपिक्स में क्या बताया गया है कि अब मैकेनिकल प्रिंटिंग डेवलप हो गई है, एक तरह से प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आ गया कि हर व्यक्ति अब पढ़ सकता था। तो उसके चलते क्या हुआ कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि नई रीडिंग पब्लिक में क्या, नई रीडिंग पब्लिक में आपको देखने को मिलता है कि अभी और आगे भी आएगा, जैसे विमेन वर्कर वगैरह, ये सारे लोग अब रीडिंग के लिए एक इंटीग्रल पार्ट बन रहे थे। चिल्ड्रंस प्रेस एस्टैब्लिश कर रही थी, विमेन राइटर बन रही थी, वर्कर जो है वो रीड कर सकते थे, ठीक है? और इसी के साथ साथ जब प्रिंटेड मटेरियल निकल के आया ना, तो उससे रिलीजियस डिबेट्स भी स्टार्ट हो गई। कैसी रिलीजियस डिबेट्स स्टार्ट हुई? तो हमें देखने को मिलता है कि जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज थी, उनको डर था कि अब कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है, हमारे अगेंस्ट में बोला जा सकता है, ठीक है? तो वो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज जो थी, वो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज क्या करती थी, इसको कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन मार्टिन लूथर जैसे जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, प्रिंट का इफेक्टिव इस्तेमाल किया, ठीक है? साथ ही साथ प्रिंट एंड डिसेंट, तो मिनेक्यू जैसे जो
छोटे मिलर होते थे वो भी क्या कर सकते थे, अपना ओपिनियन प्रस्तुत कर सकते थे। तो प्रिंट ने एक तरह से डिबेट डिस्कशन का माहौल भी क्रिएट कर दिया था। द रीडिंग मैनिया में आपको देखने को मिलता है कि एक तरह से वर्चुअल मैनिया क्रिएट हो गया, जहां पे तरह तरह के लिटरेरी मटेरियल, लिटरेसी रेट बढ़ गया, अलग अलग डिनोमिनेशन के चर्च उन्होंने स्कूल्स वगैरह एस्टैब्लिश कर दिए, ठीक है। टाइप ऑफ लिटरेरी मटेरियल जैसे डिस्कवरीज वगैरह, एल्मेनैक्स, सस्ती किताबें, चैप बुक्स, बिब्लियोथेक ब्लूज, ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरीज, न्यूज, वॉर, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब कुछ प्रिंट होता था, ठीक है। और इसी प्रिंट में आप देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इस प्रिंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? अब फिलोसोफर्स के आइडियाज को लिखा जा सकता था, डिबेट डिस्कस किया जा सकता था, लोग क्वेश्चन करने लगे, और दिस समवेयर और द अदर दिस शेप्ड द प्रिंट रेवोल्यूशन। अब आगे अगर बढ़ते हैं अपन तो द 19th सेंचुरी चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर, 19th सेंचुरी चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मैंने आपको बताया कि नई रीडिंग पब्लिक जो इमर्ज हो रही थी, तो बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्रेस, महिलाओं के लिए क्या है, महिलाएं खुद लिखना, जैसे बॉर्नेट सिस्टर वगैरह, तो बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी थी और वर्कर्स भी अपने फ्री टाइम में पढ़ते थे। फाइन, इसके पैरेलल तो ये तो पूरा क्या हो गया, वर्ल्ड में प्रिंट किस तरह से पहुंचा वो वाली कहानी हो गई है। इसके उपरांत अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में प्रिंट जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट चलता था और मैन्युस्क्रिप्ट में हाथ से लिखा जाता था, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होती थी, लेबोरियस होती थी, फ्रजाइल टू हैंडल होती थी, इतनी इफेक्टिव नहीं थी, ओरल कल्चर ज्यादा था। लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे तो गोवा में जो कह सकते हैं, गोवा में पोर्टुगीज मिशनरीज जब आए तो उन्होंने साथ अपनी प्रिंटिंग टेक्निक लेके आए और तब इंडिया में मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। रीजनल ट्रैक्स पहले छपते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश में भी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और द हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, ठीक है। तो वही पैटर्न आपको यहां देखने को मिलता है। क्या पैटर्न देखने को मिलता है कि रिलीजियस रिफॉर्म्स, पहले रिलीजन के इर्द गिर्द प्रिंट का इंपैक्ट देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव जो थे वो अपने ओपिनियन चलाते थे, उसको काउंटर करने के लिए रिफॉर्मर्स जो थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह सारी चीजें चलाई और रिफॉर्म की बात करी, और दोनों ही एक दूसरे को काउंटर करने का कोशिश करते थे। आम जनता इस डिबेट में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाती थी प्रिंट की मदद से। उसी के साथ साथ आप देखेंगे चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो, सब ने प्रिंट का, रिलीजियस टेक्स्ट का, ठीक है, अब किसी ने फतवा इशू करने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया, किसी ने प्रिंट की मदद से रिलीजियस टेक्स्ट को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब क्या हो रहा है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में आपको देखने को मिलता है कि जैसा यूरोप में पब्लिकेशन जो लिटरेरी मटेरियल डाइवर्सिफाई हुआ था, तो इंडिया में भी आपको क्या देखने को मिलता है, एसेज, नॉवेल्स, पेंटिंग्स, कार्टून्स, कैरिकेचर्स, ये सारी चीजें निकल के आ गई थी। क्लियर हुआ? साथ ही साथ विमेन और पुअर पीपल जो है ना, तो अब ये भी इफेक्टिव पार्ट बन गए थे। तो अगर महिलाओं की बात करें तो कुछ कंजर्वेटिव फैमिली के लोग जो थे वो पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे महिलाओं को, कुछ लोग जो थे वो पढ़ाते थे घर पे ही, तो इस कारण से प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल भी बढ़ गया, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं जैसे राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन अपनी खुद की फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी। वैसे अगर आप देखेंगे तो वुमेन के लिए रीजनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो बटाला हाउस जैसे चालू हुआ, कहां पे, बंगाल में। राम चड्डा जैसे उन्होंने एक बुक लिख दी विमेन के ऊपर, स्त्री धर्म विचार। तो ये सारे प्रोमिनेंट पॉइंट जो आपको वो ध्यान रखना रहेंगे क्या क्या हुए। वही बात की जाए पुअर पीपल की, तो पुअर पीपल के लिए प्रिंट क्या था, ऐसे वो उतने इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, ठीक है, वो क्या है, प्रिंट की मदद से कास्ट इनइक्वालिटीज, जो इनजस्टिस हो रहा था, तो जैसे गुलामगिरी लिखी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने प्रिंट का इफेक्टिव इस्तेमाल किया। इनफैक्ट आप देखेंगे तो कुछ जैसे मिल वर्कर्स हो गए, काशी बाबा वगैरह, तो उन्होंने लिखना भी शुरू किया। फाइन, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो इंडिया में जो प्रिंटिंग हो रही थी उसके ऊपर कोई चेक नहीं था। तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स सिर्फ कंसर्न थे किससे, कि ब्रिटिश प्रिंटर्स जो इंडिया में थे, ब्रिटिश पब्लिशर्स जैसे जेम्स ऑगस्टस की, वो क्या लिख रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन बाद में समझ में आया क्या कि इंडियंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में प्रिंट ने एक इफेक्टिव रोल प्ले करा था। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस साल में लाया गया था, इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते इंडियन पब्लिशर्स जो लिखेंगे उसको सेंसर किया जाना शुरू किया। लेकिन आजादी के परवाने कहां रुकते हैं, तो उन्होंने फिर भी लिखा, जैसे बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी में खुल के लिखते थे। यह था हिस्ट्री का कार्यक्रम। हिस्ट्री कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। तो अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर आ रहे हैं। 7वां चैप्टर नहीं आ रहा है ज्योग्राफी का। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका सिर्फ मैप वर्क आना है 7वें चैप्टर का, ठीक है। तो पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से अगर शुरू करें, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी कॉन्सेप्ट बताया गया। रिसोर्स क्या है? हर वो चीज जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो रिसोर्स कहलाती है, ठीक है।
तो ये रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्लासिफिकेशन का टॉपिक पहले था एनसीईआरटीज में पुरानी, इस साल नहीं है, ठीक है। तो सीधे हम अगर देखें तो मेन टॉपिक जो आएगा रिसोर्स की डेफिनेशन के बाद में, वो टॉपिक हमारे सामने आएगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी हैव्स हैव नॉट्स में डिवाइड हो रही है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो डेवलपमेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जो कि कहां से इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कहां करवाया जाता है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में पूरी चीजें रिकॉल हो जाना चाहिए। क्या कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट की जो मीटिंग हुई थी वहां पे डिस्कस किया गया था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की मीटिंग में डिस्कस किया गया था। अब अगर आगे बढ़े यहां से, तो यहां आपको देखने को मिलता है कि अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड समिट हो रहे हैं, अर्थ समिट जैसे जो समिट्स हुए उसमें उसकी बात की गई है, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। और प्लानिंग क्यों करना चाहिए, उसकी नीड भी समझो, क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है एक जगह पर रिसोर्स हो, दूसरी जगह पे ना हो, तो उस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है इंडिया में, तो 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया में, जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज कहां है, उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाएंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो पता करेंगे, दूसरी चीज इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज जो रहेगी वो रहेगी क्या, कि हम ये इंश्योर करें तीसरी चीज में कि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट हो उस रिसोर्स की मदद से। अब ये डेवलपमेंट के चक्कर में क्या हो रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग थे यूरोपियंस, उन्होंने अंधाधुंध एक्सप्लॉइट करा, और यहीं में महात्मा गांधी आते और बोलते हैं कि भैया कंजर्वेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन की नीड भी इंपॉर्टेंट थी, वो बताया गया है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था चैप्टर का। अब ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने इतने, उसके बाद में क्या है इस कॉन्सेप्ट के इंप्लीकेशन। जैसे रिसोर्स की अगर बात करें तो लैंड एक रिसोर्स है, ठीक। लैंड मतलब सारी जमीन, जैसे अगर आप देखेंगे तो वो जमीन पहाड़ के नीचे भी है, प्लेटू के नीचे भी है, प्लेन एरिया में भी है। तो उस लैंड एज ए रिसोर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो फॉरेस्ट है, रोड है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आपको देखने को मिल जाता है क्या है कि हमारी कुछ जमीन जो है तो फैलो लैंड है, कुछ जमीन जो है तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आ जाती है, कुछ जमीन ग्रेजिंग लैंड में है, ठीक है। कुछ एरिया है जिसपे खेती हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेट सोन एरिया में कहेंगे। तो लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, और वही लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इंडिया में कैसा है, तो हमें देखने को मिलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसे नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन में डिग्रेडेशन के जो कारण है, ठीक है, क्या हो सकते हैं कारण, जैसे पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग हो रही है, ओवर इरिगेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ये सारे कारण हो गए, ठीक है, ये सारे कारण हो गए। अब इन्हीं के अपोजिट कर दो कि अफॉरेस्टेशन करो तो आप कंजर्व कर लोगे, पेड़ लगाओ, पेड़ कट रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर माइनिंग हो रही है तो माइनिंग को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। ओवर इरिगेशन हो रहा है तो अल्टरनेटिव इरिगेशन मेथड्स लाए जाए। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करो, तो ये लैंड कंजर्वेशन हो गया। अब उसके बाद में देखोगे तो वैसे ही सॉइल भी एक रिसोर्स है। लैंड इन जनरल पूरी जमीन, सॉइल उसका टॉप हिस्सा, तो लैंड और सॉइल। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल एज ए रिसोर्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि मल्टीपल टाइप ऑफ सॉइल है हमारी कंट्री में, ठीक है। वो पूरी सारी सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है ना, तो उसमें एक निंजा टेक्निक है, और वो निंजा टेक्निक क्या है, ये है वो निंजा टेक्निक। देखो ये निंजा टेक्निक है कि हर सॉइल किसी ना किसी एरिया में पाई जाती है, हर सॉइल किसी ना किसी क्रॉप पे पाई जाती है, हर सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, हर सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है। और ये मैं पूरा बहुत अच्छे से चार्ट में समझा दिया है, और 10,000 बार मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो ये पूरे चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा कि किस किस एरिया में कौन कौन सी सॉइल है, और उस सॉइल को याद रखने की टेक्निक क्या है, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक। तो अब सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक, तो वैसे ही सॉइल इरोजन के कारण क्या है, शीट इरोजन हो रहा है, पानी के कारण बह जा रही है, हवा के कारण बह जा रही है, डिफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस के कारण बेडलैंड्स बन रही है, जैसे रेवाइंस, जिन्हें चंबल रीजन में रेवाइंस कहा जाता है, ठीक है। तो उसका कंजर्वेशन की टेक्निक क्या है, कॉन्ट्रोल प्लगिंग किया जाए, ठीक है, टेरेस फार्मिंग किया जाए, शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाए, स्ट्रिप फार्मिंग की जाए, वो सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आती है। तो ये चैप्टर की रूपरेखा थी जो मैंने आपको बताई। फाइन, फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहले चैप्टर बहुत बड़ा था, अब इस चैप्टर को क्या कर दिया, काफी रिड्यूस कर दिया है। मात्र 3 टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर से, और जो 3 ब्रॉड टॉपिक्स है वो कौन कौन से है, वो मतलब इंट्रोडक्शन तो ऐसा है कि फ्लोरा और फौना में इंडिया बहुत डाइवर्स है, हमारे पास में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु है, पर समस्या यह है कि वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन की जरूरत है। तो वही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, एक चीज वो बताई गई है चैप्टर में। तो जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1972 का,
उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसके तहत हमने क्या किया, फोकस किया किस चीज पे कि मतलब ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने मल्टीपल चीजों पर फोकस किया है। नेशनल पार्क लगाए, ठीक है, ट्रेड और क्या सकते हैं हंटिंग जो है वो बैन करी गई, बहुत सारी स्पीशीज की जो डिप्लीट हो रही थी। उसके अलावा हमने क्या किया कि स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए, उनमें ही एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था तो टाइगर को एज अ कीटोन स्पीशीज मेंटेन मान के उसका पूरा इकोसिस्टम बचाना है, ठीक है, ताकि जो ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है वो कंजर्व की जा सके। तो वो प्रोजेक्ट टाइगर वाला प्रोजेक्ट चलाया गया कंट्री में, ठीक है। ये कंजर्वेशन के लिए काम किया गया सरकार के द्वारा। एक टॉपिक ये था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। फिर दूसरा टॉपिक जो चैप्टर से आपको पढ़ना है वो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन रिसोर्सेज इन इंडिया। तो उस दूसरे टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे एक रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या आ जाएंगे, वो जो कि मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वो जो डिप्लीट हो गए जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में ओपन फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है जिन्हें हमें परमानेंटली रखना है, तो दोनों मिलकर परमानेंट फॉरेस्ट कहलाते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो आपको वो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ध्यान रखना, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कि कैसे इस पूरे कंजर्वेशन में सिर्फ सरकार के सिर पे ही क्यों कंजर्वेशन का जिम्मेदारी दी जाए, ठीक है। इस पूरे कंजर्वेशन में किस तरह से कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो वो कम्युनिटी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है उसको अगर समझना है ना, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी को हम क्या करते हैं, जिम्मेदारियां दें, और वो जिम्मेदारी ली भी। तो जैसे आप देखेंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की कहानी, जैसे आपको देखने को मिलता है चिपको मूवमेंट, जैसे आपको देखने को मिलता है क्या कि जैसे आपको देखने को मिलता है कि कैसे जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाया गया है उड़ीसा में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जहां पे कम्युनिटी कंजर्वेशन दोनों एक साथ आती है। बीज बचाओ आंदोलन और जो नवदिन्या ने जो चलाया, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां कम्युनिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व जैसे अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को साइड करते हुए माइनिंग को कैसे बंद करवाया, ठीक है। तो ये सारे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में पॉइंट्स आ जाएंगे। लास्ट में एक और चीज वहां पे वही बताई गई है क्या कि कह सकते हैं कि सैक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में समझाया गया है कि कैसे जब हम पेड़ पहाड़ नदियों की पूजा करने लगते हैं ना, जब हम उसको रिलीजियस क्वालिटीज एस्क्राइब करने लगते हैं तो इनडायरेक्टली उसका कंजर्वेशन इंश्योर हो जाता है। जब हम डरेंगे तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और डरना नहीं वो रिस्पेक्ट के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो वो सैक्रेड ग्रुप्स का भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज। ये वाला जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज क्या कहता है देखो, तो वाटर रिसोर्सेज में भी आपको वैसे ही 3 टायर की कहानी है क्या कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वाटर स्कैर्सिटी है, मतलब पानी की कमी होना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट में, कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है और जितना पानी है वो पीने योग्य नहीं है, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो वाटर स्कैर्सिटी के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कारण होते हैं। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कारण होते क्या है, तो अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर इरिगेशन, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट डंप कर दिया जाता है, तो ये मल्टीपल कॉजेज है जिससे पानी की कमी होती है, जो चैप्टर में आपको बताया गया है। तो वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेज हो गए। अब इसी के पैरेलल क्या है, हमेशा ध्यान रखना है समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करेंगे। तो इसके चलते वाटर कंजर्वेशन की जरूरत है। अब वो कैसे करोगे वाटर कंजर्वेशन, तो 2 एस्पेक्ट बताए गए कि बड़े लेवल पे आप वाटर कंजर्वेशन के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वगैरह में विश्वास रख सकते हो। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है कि बड़े बड़े डैम बनाओ और उन डैम से आप इरिगेशन भी कर पा रहे हो, उन डैम से आप क्या कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पा रहे हो, डैम की मदद से आप नेविगेशन भी कर पा रहे हो, डैम की मदद से आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर पा रहे हो। तो इससे क्या है कि मल्टीपल पर्पसेस फुलफिल हो रहे हैं, और इसी को मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसा कुछ कह सकते हैं कि इस तरह से डैम्स वगैरह बनाना ये नया नहीं है, ये सिंस एंशिएंट टाइम हमारे यहां चला आ रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो श्रृंगावेरापुरा से लगा के कहानी आप देखेंगे नियर इलाहाबाद, जहां पे सोफिस्टिकेटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के आपको वेल्स और कैनाल सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको 11वीं सेंचुरी में भोपाल में जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है वो देखने को मिल जाता है। हौस खास दिल्ली में आपको जो लेक देखने को मिलता है वो वाटर कंजर्वेशन का एक एविडेंस देता है। तो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सिंस एंशिएंट टाइम वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया जा रहा है, और उसी के चलते आज उसी कंटिन्यूटी में हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं। लेकिन डैम्स के पॉजिटिव भी हैं, डैम्स के नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा
क्यों? क्योंकि रूरल अर्बन दोनों की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उसका नेगेटिव भी है आपको जो देखने को मिलता है क्या, कि जैसे डैम से हम सोच रहे थे फ्लड कंट्रोल हो गया, लेकिन बहुत बारिश होती है, जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो फ्लड आ जाती है, डैम से वाटरबॉर्न डिसीजेस हो रही है, डैम से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, डैम से आप देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, इंटरस्टेट डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। तो डैम के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इस चैप्टर में बताया गया और दोनों पे क्वेश्चन बन के आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। इसके बाद आगे अगर बढ़े तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हो गया कि ये बड़े लेवल पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखी, तो एक और तरीका वाटर कंजर्वेशन का, एक और तरीका वाटर कंजर्वेशन का क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कहता है कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसे बचा लो। ठीक है, वाटर सेव्ड इज वाटर क्रिएटेड, उस टाइप की कहानी है। तो यहां पे बारिश के पानी को कैसे बचाया जा सकता है, तो पुराने समय से अगर आप देखेंगे, रुको आए नहीं, हाँ, पुराने समय से अगर आप जिस देखेंगे तो मल्टीपल वेज इंश्योर किया गया, जैसे खादिन जोहाज राजस्थान में, ठीक है, टंका सिस्टम राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, गुल्स एंड कुल्स इन हिली एरियाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि आपको देखने को मिलता है कि छतों के ऊपर से क्या पानी को कलेक्ट करके अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह में स्टोर किया जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इनंडेशन चैनल्स आपको जो बंगाल में देखने को मिलती है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था आपका। ठीक है, टॉपिक्स रिकॉल होगा कि चैप्टर में क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर चैप्टर की अगर बात की जाए ना, तो एग्रीकल्चर चैप्टर में देखो 3-4 चीजें बताई गई है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पहली चीज बताई गई है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या है, एक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या आ जाएगा आपका कि जो पुराने तरह से फार्मिंग की जाती थी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहां पे पेड़ों को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनकी राख में खेती की जाती है, सॉइल की जितनी फर्टिलिटी रहेगी उसमें खेती करेंगे, फिर पैच चैन। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता है। अगली चीज क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है कि लैंड साइज होल्डिंग छोटी होती है, प्रेशर होता है लैंड के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उसमें क्या होता है, आपको बायोकेमिकल इनपुट्स का डोसेज डाले जाते हैं ताकि उस स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जा सके। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग तीसरी चीज होती है। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जब लार्ज स्केल पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइंस पे फार्मिंग की जाती है उसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग में तीनों पार्ट आ गए। आगे बढ़ते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या आ जाएगा कि किस किस तरह से, तो राबी खरीफ ज़ैद, स्कूल के सीजन से याद किया था हमने, ध्यान है क्या होता है कि जैसे अगर हम स्टार्ट करें, खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप जैसे अगर राबी खरीफ ज़ैद 3 क्रॉप होती है। स्कूल के सीजन से अगर स्टार्ट करें तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ खरीफ को सो किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है, टर्म 1 कंप्लीट। ठीक है, विंटर्स में राबी क्रॉप को सो किया जाता है, मार्च अप्रैल में खत्म किया जाता है फाइनल एग्जाम के टाइम पीरियड में। तो ये राबी क्रॉप हो गई। और ज़ैद जो है तो गर्मियों की छुट्टी में बीच में शॉर्ट पीरियड रहता है उसे ज़ैद क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए कि राबी खरीफ ज़ैद क्रॉप्स को कैसे याद रखें, निंजा टेक्निक हमें पता ही है सारी। ठीक है, अगला आता है मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स में भी क्या है, ग्रेन्स वाली क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जैसे अब फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हो गए, कॉफी हो गए, तो ये भी क्रॉप है, फूड क्रॉप है, लेकिन ग्रेन नहीं है। ग्रेन मतलब अनाज। अनाज में क्या जाएगा, ज्वार बाजरा रागी गेहूं चावल दाल, ये सारी चीजें। ठीक है, मक्का, तो ये ग्रेन्स अदर देन ग्रेन्स। और उसके बाद में क्या है, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप जो होती है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में क्या जाएगा, रबर, खाते हो क्या, नहीं ना, तो रबर हो गया, ठीक है, जूट हो गया, कॉटन हो गया, नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाएंगी। अब ये सारी क्रॉप्स को याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है, सारी क्रॉप्स को याद रखने की निंजा टेक्निक, ये सारी क्रॉप्स जो बताई निंजा टेक्निक ये रही है क्या कि हर क्रॉप में हमें पैटर्न ध्यान रखना है कि कल्टीवेशन सीजन, टेंपरेचर, एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड, स्टेट और की पॉइंट ध्यान रखना है। और वो सारे यहां पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे ग्रेन्स क्या हो गए, ठीक है, ये सारे क्या बोल सकते हैं, हाँ, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो गए, और ये नॉन फूड क्रॉप्स हो गए। और ये सारे के सारे मैंने आपको 1000 बार दे चुका हूं, एक बार और दे दूंगा नोट्स के साथ में। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगी चीजों में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लास्ट टॉपिक है, इसके बाद का पार्ट नहीं आएगा एग्रीकल्चर चैप्टर में, ध्यान रखना, जिसमें बताया गया है कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद से ही एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रयास किए गए 3 फेजेस में। सबसे पहले कह सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड रिफॉर्म वगैरह लाना, उतना इंपैक्ट नहीं मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन से उतना इंपैक्ट नहीं मिला, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए 1980s के टाइम पीरियड में, तो वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, विनोबा भावे वाली, और किस तरह से उन्होंने लैंडलेस लोगों को जमीन दिलवाई और वो भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज नेक्स्ट। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी क्या है, आपको देखो थ्योरी वाले पार्ट पे अगर आप ब्रॉडली जाओगे ना तो क्या है,
ऑन दी मतलब एक बेसिक्स अगर आप समझोगे तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स जियोग्राफर जियोलॉजिस्ट में डिफरेंशिएशन वो सारा सब कुछ बेसिक्स वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो मिनरल की डेफिनेशन क्या है, नेचुरली अकरिंग होमोजेनस सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वो मिनरल्स, और हम कैसे पेन की निब से लगा के पेंट की जिप तक पूरा मिनरल से घिरे हुए हैं, तो मिनरल्स का इंपॉर्टेंस वगैरह वो सारा सब कुछ बेसिक्स वाले पार्ट में। मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, मोड ऑफ अकरेंस की अगर बात की जाए तो ये थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेयर्स एंड बेड्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं मिनरल्स। तीसरा मोड ऑफ अकरेंस है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल की, कैसे वेदर्ड मटेरियल के बाद में रह जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे बॉक्साइट। ठीक है, फिर क्या है, एलुवियम प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया। ठीक है, फिर मिनरल्स ओशियंस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये मोड ऑफ अकरेंस वाली दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये भी समझ लेना इसमें कि मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको देखने को मिलता है कि छोटा नागपुर प्लेट वाला रीजन जो है तो मेनली रिच है, ठीक है, मिनरल्स में। फिर आप बात करें तो ये मिनरल्स का मोड ऑफ अकरेंस हो गया, मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको सिंपल चीज ध्यान रखना है, फेरस नॉन फेरस वो पूरी कहानी आएगी। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स होना चाहिए। तो फेरस मिनरल्स में आयरन और मैंगनीज के बारे में बताया गया है, तो आयरन बेल्ट्स बताए गए हैं, 4 बेल्ट जैसे जो कंट्री में वो। मैंगनीज मिनरल्स मैंगनीज की बात करें तो कैसे इंपॉर्टेंट अलॉय की तरह यूज किया जाता है, तो ये 2 फेरस मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट है। वही बात करें नॉन फेरस मिनरल्स में आपको कॉपर और बॉक्साइट के बारे में बताया गया है। तीसरा आप मिनरल देखोगे तो नॉन मेटालिक मिनरल जैसे माइका के बारे में बताया गया है, तो ये मेटालिक मिनरल हो गए। नॉन मेटालिक में माइका के बारे में बताया गया है, और वही नॉन मेटालिक में एक और मिनरल आता है रॉक मिनरल, जिसमें लाइमस्टोन के बारे में बताया गया है। तो ये सारे मिनरल्स के बारे में बताया गया है। बहुत ज्यादा वाटर टाइट नहीं है कि एक एक मिनरल को रटना है। मैप वर्क इस चैप्टर का अपन ने करा है, पूरा एक वीडियो में बताया है, तो वो मैप वर्क जरूर देख लेना। तो उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस रेट से वो डिप्लीट हो रहे हैं उस रेट से बनते नहीं है, तो उसके लिए उसका कंजर्वेशन जरूरी है। रीयूज करें, रिसाइकल करें, बेटर क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, मिनरल्स एक पार्ट हुआ चैप्टर का। चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज में क्या जाएगा, एनर्जी रिसोर्सेज में भी 2 तरह के रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब वो पुराने घिसे पीटे रिसोर्सेज जो कि पोल्यूशन कर रहे हैं और जिनके चलते क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंट को भी डिप्लीट कर रहे हैं और खुद भी डिप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोल हो गया, कोल के डिफरेंट टाइप ध्यान रखना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। नेचुरल गैस हो गया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसके साथ साथ में क्या है, थर्मल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वहीं पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या बताया गया है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, अल्टरिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। सोलर एनर्जी होती है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से सूर्य की किरणों से एनर्जी बनाई जा रही है। विंड एनर्जी, पवन चक्की। बायोगैस, तो जो गोबर गैस प्लांट्स वगैरह होते हैं, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ठीक है, इनकी मदद से जो गैस निकाली जा रही है उससे जो एनर्जी बन रही है। टाइडल एनर्जी, तो जो रिदमिक राइज एंड फॉल आपको ओशियंस में देखने को मिलता है, टाइड्स, उससे जो एनर्जी बन रही है। और जियोथर्मल एनर्जी, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं, हीट इनसाइड द अर्थ जो होती है उसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हीट इनसाइड द अर्थ जो होती है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो अब यही एनर्जी रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज भी क्या हो रहा है कि कन्वेंशनल तो एक दिन चले ही जाएंगे, रेस्ट इन पीस होना ही है, नॉन कन्वेंशनल के ऊपर हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, और एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, फेवरेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर कंप्लीट। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी से नहीं आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर एक तरह से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है, देखो मेन थ्योरी पार्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, तो मेन थ्योरी पार्ट में बस यही सारी चीज बताई गई कि मैन्युफैक्चरिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है तो वो कंट्री की बैकबोन दर्शाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करता है, फॉरेन कैपिटल लाता है, ठीक है, वैल्यू एडिशन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। तो वो इंपॉर्टेंस वाले सारे चारों पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखना रहेंगे, क्वेश्चन बनता है इसमें। फिर एक थ्योरी पार्ट में यह आता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सक्लूसिव नहीं है, इट गोज इन हैंड इन हैंड विद एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में हाथ डाल के जाता है। कैसे, आपने देखा, देखो वो बताता हूं मैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में दोनों का कल्मिनेशन आपको दिखाना होगा कि इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल देती है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज मशीन्स बना के देती है। इस सेंस में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मेन थ्योरी पार्ट के बाद में आप जैसे देखेंगे तो क्लासिफिकेशन जो है,
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन डिफरेंट बेसिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के हिसाब से। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर में बताया गया है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और दोनों ही इंडस्ट्रीज को खुल के डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बाकी उसके अलावा बेसिस बताए गए रॉ मटेरियल के बेसिस पे। ऑन दी बेसिस ऑफ आपको क्या देखने को मिलता है, ऑन दी बेसिस ऑफ आपको देखने को मिलता है ओनरशिप, आप देखेंगे प्राइवेट पब्लिक जॉइंट, ये सारा हो जाता है। ऑन दी बेसिस ऑफ क्या सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गुड्स यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड और दी आउटपुट प्रोड्यूस, तो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, लाइट इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ रोल प्लेड, ऑन दी बेसिस ऑफ की रोल, जैसे आप देखोगे तो कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मेनली जो एक्सप्लेन किया गया है ना, तो वो किस बेसिस पे किया गया है, ऑन दी बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। चैप्टर में जो डिटेल में समझाया गया है, तो जैसे रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन किया गया है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, ये तीनों के बारे में बताया गया है। इनमें मैं आपको एक कॉमन पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान रखना है। इन सारी इंडस्ट्रीज में क्या चीज ध्यान रखना है कि ये इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन क्यों है और कहां है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में क्यों है, ब्लैक सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर। जूट का भी सिमिलरली लोकलाइजेशन हुगली बेसिन के पास क्यों है, चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मिल जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए, नियर बाय मार्केट है और वो सारी चीजें। शुगर इंडस्ट्रीज कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है, कंसंट्रेटेड साउथ की तरफ शिफ्ट कर रही है क्योंकि वहां पे बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ठीक है, तो इस तरह से लोकलाइजेशन ध्यान रखना। क्या चैलेंजेस फेस कर रही है हर इंडस्ट्री में, चैलेंजेस ध्यान रखना, हर इंडस्ट्री में चैलेंजेस ध्यान रखना। तो वही कॉटन टेक्सटाइल में क्या चैलेंजेस हैं, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं कि हमारा स्पिनिंग सेक्टर मजबूत है, वीविंग सेक्टर कमजोर है, आपको देखने को मिलता है कि इरेक्टिक पावर सप्लाई वगैरह, ये 2-3 पॉइंट तो ध्यान कर ही लेना कि हर इंडस्ट्री में पावर सप्लाई से दिक्कत आ रही है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक प्रॉब्लम आ रही है हर इंडस्ट्री में। तो वो हर इंडस्ट्री क्या चैलेंज फेस कर रही है, हर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन, ये दो चीजें हर इंडस्ट्री में ध्यान रख लेना। अब वही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें हम, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये आयरन स्टील इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी इंडस्ट्री में चुटपुट डिटेल दी है, और वो मैं आपको जब कंप्लीट रिवीजन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से की पॉइंट्स के साथ मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज ध्यान रखना है, सारी इंडस्ट्रीज के कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, और वही निंजा टेक्निक जो ऊपर लगाई थी तो आयरन स्टील में लगा सकते हैं। लोकलाइजेशन छोटा नागपुर प्लेटू में चैलेंजेस क्या है, तो वही पावर सप्लाई में दिक्कत है, लेबर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, लो क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स अवेलेबल है, ये सारा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी पार्ट में इसके अलावा एक और चीज है, वो क्या है कि आपने सारी इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन तो समझ लिया, अब ये इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, और वो उससे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। कैसा पॉल्यूशन कर रही है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन भी कर रही है। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह से कर रही है। तो समस्या है, समाधान पे फोकस करेंगे। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, तो उसमें बताएंगे हम क्या कि जैसे हॉट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले प्रॉपर्ली क्या किया जाए, क्योंकि थर्मल पॉल्यूशन भी कर रही है, प्रॉपर्ली चेक किया जाए। एयर पॉल्यूशन है तो फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए एयर पोल्यूशन के लिए। नॉइज पोल्यूशन है तो क्या है, नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल, ईयर प्लग्स वगैरह दिया जाए वर्कर्स को। क्लियर हो रहा है? ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट करना है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मेथड से उसको ट्रीट किया जाए पानी को, सिंपल। ठीक, तो ये सारा कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और लास्ट में एक एनटीपीसी सोर्स दिए वाला भी टॉपिक भी है, ध्यान रखना कि एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, तो उसने बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सकता है। आप डेवलपमेंट नहीं रोक सकते हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के नाम में, लेकिन हार्मनी के साथ कि प्रकृति भी बच जाए और विकास भी हो जाए। तो ये सारी चीजें अब इसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या कर लिया, हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज सिविक्स। तो भैया सिविक्स में कहानी देखो कैसी है कि जैसा सिविक्स है वैसा का वैसा आ रहा है, मतलब पूरे चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पूरे आते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी हमारे अपने प्यारे पहले चैप्टर के साथ, पावर शेयरिंग। क्लास 10th की जर्नी में मुझे लगता है कि सबने सबसे पहले पावर शेयरिंग से ही पढ़ना शुरू किया होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, हो सकता है किसी ने हिस्ट्री उठाई हो, हैवी ड्राइवर्स। तो पावर शेयरिंग चैप्टर जो है ना, इसको दो देशों की, मतलब 2 कहानियों में पूरा समझना है। 2 कहानियां हैं, कौन कौन सी, एक बेल्जियम की कहानी है और दूसरी श्रीलंका की कहानी है। अब बेल्जियम की कहानी में क्या आपको देखने को मिलता है पावर शेयरिंग में, तो बेल्जियम देखो दोनों ही जगह एक पैटर्न पकड़ना कि पावर शेयरिंग एसेंस रहेगी। तो यहां पावर शेयरिंग हुई थी, यहां पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, ये दोनों में इंपॉर्टेंट चीज हो गई, प्रायोरिटी चीज हो गई है। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करें
तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी में है कंट्री में, डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है। लेकिन वही कैपिटल सिटी में गेम उलट हो गया। कैपिटल सिटी में आपको क्या देखने को मिलता है कि मेजोरिटी में फ्रेंच है और माइनॉरिटी में डच है, 80-20 का है वो सिस्टम। ठीक है, टेंशन यहां भी थी, लेकिन यहां पे इस टेंशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे प्रॉपर पावर शेयर की गई, सारी कम्युनिटीज के साथ पावर शेयर की गई, और उससे अकोमोडेशन होता है उनके देश में। अकोमोडेशन मतलब कि साथ मिलकर रहते हैं। क्या करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदलते हैं। डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है वहां पे भी डच और फ्रेंच बराबर रहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाइए। तो ध्यान आया सारी चीजें, तो ये 4 चीजें करके उन्होंने अकोमोडेट किया। अब आ जाओ श्रीलंका। श्रीलंका में उत्पाद मच गया। कैसे? तो श्रीलंका में आपको देखने को मिलता है कि पावर शेयर नहीं होती है। क्यों? एथनिक कंपोजिशन देखोगे तो सिन्हालास मेजोरिटी में थे, तमिल्स माइनॉरिटी में थे। तमिल जो थे वो एलिनिएटेड फील करते थे, क्योंकि सिन्हालास जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता था, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता था, और इसी कारण से टेंशन था। लेकिन वो टेंशन क्या होता है, वहां पे टेंशन में वो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करते, अकोमोडेशन पे नहीं ध्यान देते, पावर शेयर नहीं करते हैं। जिसमें क्या करते हैं वो, तो 1956 में जो एक्ट पास होता है उसके चलते सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं वो। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीजों के कारण क्या होता है, इन सारी चीजों के कारण आपको देखने को मिलता है कि बड़ी दिक्कतें होती है। कहां पे? इन सारी चीजों के कारण बड़ी दिक्कतें होती है श्रीलंका में, और श्रीलंका में अल्टीमेटली सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है। ये दोनों कंटेक्स्ट, एथनिक कंपोजिशन, अकोमोडेशन, एथनिक कंपोजिशन, मेजोरिटेरियनिज्म, ये 4 चीज ध्यान रखना बस इस चैप्टर से। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो एक टॉपिक आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में सिंपल तरीके से क्या बताया गया है कि एक मॉरल रीजन, एक प्रूडेंशियल रीजन है। मॉरल रीजन ये है कि आप पावर शेयर करो, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी बोल रहे हो खुद को तो पावर तो शेयर करना पड़ेगी ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो वो एक पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन हो गया। प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि पावर शेयर कर दोगे तो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। पावर नहीं दोगे तो लड़ेंगे, पावर दे दो तो सब अपना अपना खुश। ठीक है, तो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप देखोगे तो पावर शेयरिंग में यह बताया गया लास्ट टॉपिक में कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बताई गई है। पहली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि पावर अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिससे चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है, तो वो एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हुई। दूसरा आपको देखने को मिलता है क्या कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जाती है, वो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हुई। फेडरलिज्म इंश्योर होता है। तीसरा पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटीज के बीच में, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट था, हमारे यहाँ रिजर्वेशन देते हैं हम। चौथा पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट क्या पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, जो जिससे आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट बनता है कि अलग अलग लोग एक साथ आ जाते हैं। तो ये 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जो आपको बताया गया इस चैप्टर में। सटा चैप्टर हो सकता है 3 मिनट में जितना अच्छे से चैप्टर बता दिया इतना आप 1 घंटे के लेक्चर में भी ना समझो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, पावर शेयरिंग से ही निकल के आया है ये। कैसे? तो फेडरलिज्म में जब आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करते हो वो फेडरलिज्म होता है। तो फेडरलिज्म में क्या है, उसका कॉन्सेप्ट समझो। क्या कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर देती है तो वो फेडरलिज्म होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अगर आप फीचर्स को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात की जाती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ में पावर रखे, स्टेट गवर्नमेंट को पावर ना दे, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो कॉन्सेप्ट हो गया। फीचर्स की बात करें, अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन भी बन के आता है, तो वो फीचर्स में हम क्या लिखेंगे, वो फीचर्स में जैसे अगर हम देखें तो 7 फीचर्स बताए गए कि 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट है तो सेम लेवल ऑफ, मतलब different tiers of government are governing the same people but they have their own areas and jurisdictions कि कौन किसको गवर्न करेगा, और ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। फंडामेंटल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो यूनिलैटरली चेंज नहीं किए जा सकते हैं, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं। एक जुडिशरी होती है जो एम्पायर की तरह काम करती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर लड़ बैठे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो। और सातवीं चीज की इसके डुअल ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री की सेफगार्ड, मतलब यूनिटी को सेफगार्ड करता है और एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है पावर शेयरिंग। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया फीचर्स। टाइप की बात करें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या कहता है, जब इंडिविजुअल यूनिट्स एक साथ आते हैं और एक बड़ा यूनियन बनाते हैं, जैसे यूएसए का एक एग्जांपल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जांपल है, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन जहां पे सारे स्टेट्स में इक्वल पावर होती है। और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो छोटे छोटे यूनिट्स को पावर शेयर कर देती है ताकि वो एक साथ बने रहे, जैसे इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया। ठीक है, तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन दो होते हैं। तो कॉन्सेप्ट, फीचर, टाइप
रिकॉल हो गए पूरे, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 3 सवाल इस चैप्टर में प्रोमिनेंटली कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस करे, 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट भी है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में क्या हमारे एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन स्पेसिफाइड है? यस, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। उनके अंदर के सब्जेक्ट्स ध्यान रखना है, एमसीक्यू बन के आते हैं वो। फिर उसके बाद में एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि सिंस वी आर ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो हमारे यहाँ स्टेट्स में अनइवन पावर होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि फंडामेंटल प्रोविजन एक तरफा नहीं बदले जा सकते, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए रहता है। उसके साथ साथ में स्टेट्स का रेटिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह है जो अगर डिस्प्यूट होते तो रिजॉल्व करते हैं। तो वही सारे फीचर्स तो हमारे यहाँ भी है, तो हो गए ना हम फेडरल कंट्री, ठीक है। तो यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब देखो, गाड़ी होना और गाड़ी चलाना अलग अलग चीज है, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया एक फेडरल कंट्री है, व्हाट मेक्स इट सो आई हैव डिस्कस्ड। अब बात यह आती है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? तो उसका सीधा सा समाधान है क्या कि हमने 3 तरह से, मतलब हमने क्या यूनिकनेस अडॉप्ट करी है। तो हमने सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट का पॉलिसी अडॉप्ट करा कि हमने क्या किया, हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए। लोगों को डर था कि कंट्री डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उसने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आसान किया, तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, ठीक है। हमें देखने को मिलता है क्या कि हमने लैंग्वेज पॉलिसी जो अडॉप्ट करी तो उसमें किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो इनफैक्ट हमने क्या किया, हिंदी अलॉन्ग विद 21 लैंग्वेजेस, शेड्यूल 8 में इन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहा है तो वो इन लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकता है। प्रमोशन हिंदी का हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के ऊपर इंपोज किया जा रहा है। सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आप देखते हैं तो रीजनल वर्क हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस तरह से हमने हमारी लैंग्वेज पॉलिसी में नो नेशनल लैंग्वेज वाली पॉलिसी अडॉप्ट करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट का वो हो गया, लैंग्वेज पॉलिसी। और तीसरी चीज जो सेंटर स्टेट रिलेशन की पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट करी है, मतलब कि सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशंस रहे ना, तो 1990s को बेंचमार्क लेके आप देखोगे तो पहले बड़े टफ रिलेशंस होते थे, अब उतने टफ रिलेशंस नहीं, अब क्या है, पीसफुली वो लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि 1990s के पहले एक गवर्नमेंट होती थी जो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करती थी, ओवरशैडो करने की कोशिश करती है। लेकिन 1990s के बाद में अब क्या है कि जब कोलिजन गवर्नमेंट का एरा चालू हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब स्टेट पार्टीज नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। तो उसके चलते क्या है कि सेंटर स्टेट के रिलेशन बेहतर हुए, और सेंटर स्टेट का रिलेशन बेहतर होना ही तो फेडरलिज्म है। सो दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को पावर देना, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें भी क्या है, स्ट्रक्चर समझना होगा आपको। जैसे गांव के लिए क्या है, रूरल, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट गांव के लिए। शहरों के लिए क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब जिसमें आपको म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है, नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह। रूरल लोकल गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि सबसे नीचे क्या रहता है, ग्राम सभा, सबसे नीचे जैसे ग्राम पंचायत रहती है। ग्राम पंचायत क्या है, तो जो ग्राम सभा है, मतलब जितने भी वोटर्स हैं, अडल्ट वोटर्स, उनके द्वारा वोट की गई एक बॉडी को ग्राम पंचायत बोला जाता है। कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनती है, कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर बन जाती है अपना पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। और वो एक जिले के अंदर जितने भी ये पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल होते हैं तो वो सारे मिला के आपको मिलता है जिला परिषद। जिला परिषद का हेड कौन होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम, ठीक है। तो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट हो गया। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में वही छोटी सिटीज के लिए म्युनिसिपैलिटीज, बड़े छोटे टाउन्स के लिए म्युनिसिपैलिटीज, और बड़े सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर और म्युनिसिपैलिटीज का हेड म्युनिसिपल चेयरपर्सन। तो वो तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। नीड क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बता दिया मैंने। नीड इसलिए देखो कि बेस्ट डिसीजंस फॉर दी बेस्ट एरिया, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए, हैंडपंप लगना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये गांव के लोग बेहतर तय कर पाएंगे, ठीक है। वो बेहतर तय कर पाएंगे, वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर पाएंगे, तो उसके लिए लोकल लेवल पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है कि 1992 में टू बी मोर प्रिसाइजली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए। इलेक्शंस टू दी रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में पहले इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, वो रेगुलर किया गया। विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप देखेंगे तो सीट्स में रिजर्वेशन आया। सोर्स मैंडेटरी कर दिया कि अब रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया जो कि क्या करेगा, ये काम करेगा, ये इंश्योर करेगा कि इलेक्शंस प्रॉपरली हो रहे हो। ये जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है इसके लिए। क्लियर हुआ? रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, चेंजेस, नीड, अब चैलेंजेस। तो देखो पावर तो दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या देखते हैं, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग जो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। आप भी देखेंगे तो इफेक्टिव डाइल्यूशन ऑफ रेवेन्यू नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सो दीज आर सम ऑफ द बॉटलनेक्स, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। नेक्स्ट चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो यहां पर जेंडर, रिलीजन, कास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये भी 3 टायर पे चलने वाला ऑटो है। जेंडर वाले टॉपिक में आपको क्या बताया गया है? देखो, जेंडर वाले टॉपिक में आपको बताया गया सबसे पहले तो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि महिलाएं जो है तो पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण प्राइवेट डोमेन महिलाओं के लिए दे दिया गया कि महिलाएं क्या करें, प्राइवेट डोमेन में ही काम करें सारा सब कुछ। पब्लिक डोमेन जो है तो वो किसको दे दिया गया है? पुरुषों को दे दिया गया है कि बाहर का सारा काम तुम संभालोगे। और उसी कारण से आप देखेंगे तो विमेन का पब्लिक लाइफ में कंट्रीब्यूशन कम रहा, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रही है, तो उनको उतने राइट्स नहीं मिले। और इसी चीज के चलते क्या है कि उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चले, और उन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के चलते आप देखेंगे तो कुछ देश जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहां पे महिलाओं की स्थिति सुधरी भी है। ठीक है, सुधरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं अराउंड द वर्ल्ड आज भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। हमारे ही समाज की बात की जाए तो पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण आपको क्या देखने को मिलता है कि एजुकेशन के नाम पे मेल चाइल्ड को शिक्षा दी जाए, यह प्रेफर किया जाता है। वहीं अगर आप देखोगे बात की जाती है किस चीज की कि हाई पेइंग जॉब्स जो होती है तो उसमें मेन डोमिनेट कर रहे हैं। फाइन, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट होने के बावजूद भी वेज में डिफरेंस है मेन और विमेन के। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह महिलाएं फेस करती है, जो भ्रूण हत्या होती है, चाइल्ड रेशियो भी आप देखेंगे, सेक्स रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो गर्ल चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन उस सेक्स रेशियो में बहुत कम है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय दी विमेन। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको चैप्टर का पूरा फ्लो बता रहा हूं कि जेंडर में ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको जेंडर, रिलीजन, कास्ट ऐसे ही चैप्टर समझना है। तो अगर हम बात करें कि समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करें तो सुधारी कैसे जा सकती है स्थिति महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो कि बहुत कम है। इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, टचवुड रिजर्वेशन हो गया आप जब आप ये पढ़ रहे हो तो, लेकिन वो कब इंप्लीमेंट होगा वो एक बात की बात है, डिबेटेबल है। ठीक है, तो वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैन इंप्रूव देयर सिचुएशन। फाइन, ये जेंडर वाला एस्पेक्ट था, दैट्स इट, ये जेंडर वाला एस्पेक्ट था। रिलीजन कहां गया भाई? ठीक है, ओह ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, रिलीजन अब आया। ठीक है, तो रिलीजन में जैसे आप देखेंगे तो रिलीजन में टॉपिक बताया गया रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। तो देखो आप देखेंगे तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी का कहना था। और वो जब ये कहते तो वो उस वैल्यू की बात कर रहे हैं। हमें यही देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स में जब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो माइनॉरिटी सफर करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है कि रिलीजन के नाम पे उनके राइट्स का हनन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो क्या रिलीजन और पॉलिटिक्स का ओवरलैप होना सही है या नहीं है? सही है जब तक सारे धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाए। क्यों? क्योंकि जब आप अनइक्वल तरीके से ट्रीट करना शुरू करते हो तो उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। जब एक धर्म के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है तो वो कम्युनलिज्म होता है। और कम्युनलिज्म के वेरियस फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म के नाम पे क्या हो सकता है कि हम स्टीरियोटाइप्स बनाना शुरू कर दें किसी एक धर्म के व्यक्ति के खिलाफ। कम्युनलिज्म के नाम पे जो छुट भैया टाइप से लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अपने धर्म के लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। माइनॉरिटी लीडर अलग होने की बात करते हैं, मेजोरिटी लीडर बोलते हैं कि इनके ऊपर हमला कर दो। ठीक है, तो वो दिक्कतें होती है। कम्युनलिज्म में सैक्रेड सिंबल्स का, कलर्स का, फ्लैग्स का, रिलीजियस लीडर्स का, इनका इस्तेमाल किया जाता है टू मोबिलाइज सपोर्ट। और वर्स्ट केस में कम्युनलिज्म के नाम पे दंगे तक हो जाते हैं। तो ये समस्या है। समाधान क्या है? सेक्युलरिज्म, मतलब कि जहां सारे धर्मों को इक्वल ट्रीट किया जाए। क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? यस, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि हम हर धर्म को समान रूप से देखते हैं। सबको आजादी है, जो धर्म फॉलो करना है करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपेगेट करो, ठीक है, प्रोफेस करो। नहीं मानना है कुछ मत मानो, ठीक है। इनफैक्ट जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है। तो इस सेंस में इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और सेक्युलरिज्म सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इंडिया की बेसिक आइडेंटिटी है। तो ये रिलीजन वाला एस्पेक्ट। वहीं कास्ट की बात करें तो कास्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं? तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो वही कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन अगर देखा जाए ना तो कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में यूनिक है और इसके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। जैसे जेंडर के हमने क्या देखा, पॉजिटिव है कि जेंडर को जब हाईलाइट किया जाएगा तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। ठीक है, रिलीजन में आप देखेंगे तो ये नेगेटिव कैनोटेशन लेके आता है कि रिलीजन के नाम से क्या होता है, डिवीजन होता है सोसाइटी का। और वहीं आप देखेंगे कास्ट, तो कास्ट में क्या होता है, कास्ट में आपको देखने को मिलता है कि उसके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। अब कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन देखें तो कास्ट डिवीजन इंडिया के लिए यूनिक है। कास्ट डिवीजन के नाम पे आप देखते हैं तो हमेशा से ही क्या रहा है इंडिया में, आप देखेंगे तो ये एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन के हिसाब से चला आ रहा है कि लोग जो काम करते थे उस हिसाब से उनकी कास्ट बन जाती थी। लेकिन उसमें इतने सारे इविल्स आ गए कि अनटचेबिलिटी वगैरह ऐसी सारी चीजें जोड़ दी गई है। दो आज वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है, कारण मल्टीपल है।
क्या कारण है कि सोशल रिफॉर्मर्स ने प्रयास किया है, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, अर्बनाइजेशन, लोग पढ़ लिख लिए हैं, अब कह सकते हैं जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे उनकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, तो उस कारण से अब कास्ट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन भी हो रहा है। और तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है कि कास्ट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आता है कास्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि कास्ट इनइक्वालिटीज है और वो अब खत्म हो रही है, वो वाला पार्ट। फिर दो जो लास्ट के टॉपिक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू, ध्यान आ गया सारा। तो जैसे जो शब्द पहले है उसको प्रेफरेंस देना है कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। क्यों? क्योंकि लोग कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करते हैं, कास्ट कंपोजिशन को देखा जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट दिए जाने से पहले। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के चलते हर कास्ट का व्यक्ति अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको सबके वोट चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट ओनली। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कास्ट के लोगों को दो अलग अलग पार्टी उतार सकती है। जो एक व्यक्ति अगर जीता भी है कभी उस कास्ट के नाम पे तो वो हारता भी। इसका मतलब कास्ट आर नॉट फ्रोजन इन देयर वोटिंग बिहेवियर। और जब हम ये बोलते हैं कि कोई एक पार्टी के लिए वोट बैंक है कोई एक कास्ट, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि मेजोरिटी लोग उसको वोट करते हैं, सभी लोग वोट नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स दी गई है। अगला टॉपिक जो है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो अब डोमिनेटिंग वर्ड हो गया पॉलिटिक्स, कि कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में। तो कैसे खेली जाती है? तो नई कास्ट ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो एग्जिस्ट नहीं करते, फॉरवर्ड कास्ट बैकवर्ड कास्ट बना दी मान लो। ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि दो कास्ट ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, दो कास्ट ग्रुप एक साथ आ जाते हैं ताकि वो अपने आप को और यूनाइटेड और स्ट्रांग बता सके। ठीक है, सब कास्ट वगैरह जो है तो उनको इंक्लूड करके बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से कुछ पॉलिटिक्स खेली जाती है कास्ट के साथ में। अब इसका पॉजिटिव क्या है? देखो, जब कास्ट इश्यूज को हाईलाइट किया जाता तो वो कास्ट जो एक समय तक पिछड़ी रही है, एक समय तक जिनको राइट्स नहीं मिले, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, अब पॉलिटिक्स में उनको हाईलाइट, उनके इश्यूज को हाईलाइट करने से वो सशक्त महसूस करती है। लेकिन वहीं पे नेगेटिव ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को छोड़ के लोग क्या है कास्ट खेल रहे होते हैं कि राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, जाट और इनके बीच में लड़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आई होप दौड़ गए नजरों के सामने से। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर जो है ना हमारा, ये और इंटरेस्टिंग है और बेहतरीन है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें दो तीन डायमेंशन है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा बेसिक्स में क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, एक साथ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने के बाद में पावर आ जाएगी, मजे ही मजे। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन है। लोग कुछ जाने ना जाने डेमोक्रेसी में, लेकिन उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब चुनाव, चुनाव मतलब पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो नेता। ठीक है, तो ये आपको उसका मीनिंग समझना होगा। अब उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रोमिनेंटली। एक होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, तीसरा होता है फॉलोवर। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो इनके फंक्शंस होते हैं, जैसे इलेक्शन कंटेस्ट करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज और लॉज को फ्रेम करना। पावर में आ गई अगर तो क्या करना? गवर्नमेंट बनाना। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं आई तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन भी शेप करती है कि उनके इतने सारे फॉलोवर्स है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया वो सारे लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? आम जनता को गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंचाने में एक ब्रिज का काम करती है कि हाँ, लोगों को गवर्नमेंट के बेनिफिट, गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट दिलवाना है, वो सारी चीजें। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस है। अब वहीं पर अगर आप नेसेसिटी समझोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है? इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसपे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक सूत्र में बांधे जा सकते हैं। मतलब कि पूरी कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो पूरी कंट्री के लिए एक जैसा निर्णय लिया जा सकता है, एक जैसा विजन सेट किया जा सकता है। तो इस कारण से पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। तो ये सारे बेसिक्स थे। अब आगे बढ़े तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए? दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि कितनी पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए डिपेंड करता है उस कंट्री के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पे, हिस्ट्री पे, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट पे, कि वहां के लोग कैसे, वहां डाइवर्सिटी कितनी है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, थ्री पार्टी सिस्टम, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे वन पार्टी सिस्टम में एक सिंगल पार्टी होती है, चाइना, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। टू पार्टी सिस्टम में दो प्रोमिनेंट पार्टीज के पावर में आने का मौका होता है, जैसे यूएसए में है और यूके में है। और थ्री पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज होती है, गुलदस्ता बना होता है, जहां पे आपको देखने को मिलता है अलायंसेस बनते हैं, कोलिजन बनते हैं। और जिस कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत हो, ऑब्वियसली इंडिया,
वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट सूट करता है। तो ये हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव का आंसर है आपका, ठीक है, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। अब अगर हम आए तो इस हिसाब से पार्टी सिस्टम तो हमने समझ लिया। तो इंडिया में आपको कुछ नेशनल पार्टीज देखने को मिलेगी, वो पार्टीज जिन्होंने 6% वोट लोकसभा में इंश्योर किया होगा, या फिर 6% वोट इंश्योर किया होगा 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्लस क्या है, प्लस सीट्स इंश्योर की होगी। कितनी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लस सीट्स जीती होंगी लोकसभा में, कितने नंबर्स में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल पार्टीज। और स्टेट पार्टीज में भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें यह है कि 6% वोट आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में लेना होंगे, और सीट्स लेना होंगी कितनी, तो ये आप तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े तो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज हो गई। नेशनल पार्टीज का नेशन वाइड प्रेजेंस होता है, स्टेट पार्टीज जो रहती है सीमित रहती है स्टेट तक। अब उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो चैलेंजेस फेस करती है, 4 प्रोमिनेंट चैलेंजेस है। एक तो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, टॉप लीडर्स जो चाहते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, जो बॉटम पे लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या कैसे निर्णय ले लिया। दूसरा आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो वो डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम फेस करती है, कि एक ही फैमिली के लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जैसे कि उनको क्या कह सकते हैं ना, विरासत में मिली हो राजनीति। और जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं, जो एबल कैंडिडेट्स होते हैं, वो कभी उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता फोरफ्रंट में आने का। तीसरा चैलेंज मनी एंड मसल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज मनी एंड मसल पावर से बहुत बेहतरीन तरह से जूझ रही होती है। ऑफन कैंडिडेट्स विद लॉट्स ऑफ मनी एंड मसल पावर पुश द जेन्युइन कैंडिडेट आउट ऑफ द रेस, और वो अपने पास में पैसे और बाहुबल के दम पे टिकट ले लेते हैं। और चौथा चैलेंज जो है वो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, तो वो कोई चोर है तो कोई लुटेरे हैं, आपके पास में ऑप्शन नहीं है, या तो इन्हें वोट दो या तो इन्हें ही वोट दो, उस तरह की स्थिति हो जाती है। तो ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलता है, ये चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही है। समस्या है, समाधान पे फोकस करेंगे क्या, कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे कर सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का सीधा सा सटीक सा और सरल सा तरीका है क्या, कि कुछ तो निर्णय लिए जा चुके हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अब आप पार्टी बदल नहीं सकते हो, अपनी पार्टी बदलोगे आपका जो, जैसे आप एमपी हो एमएलए, तो अब फिर आप एमपी एमएलए नहीं रहोगे। अब मैंडेटरी कर दिया कि आपको एक एफिडेविट फाइल करना है, जिसमें आप अपना कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई कितनी प्रॉपर्टी है, क्या शिक्षा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो सब बताना होगा। आईटीआर मैंडेटरी कर दिया फाइल करना है, कि अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, बताना होगा कि आपने आपके पास कितना पैसा है, कहां से आ रहा है। उसके अलावा कुछ सजेशंस भी है, जैसे इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन वो करो, मेंटेन करो। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, कि पैसा जो बहा दे रहे हो ना तुम चुनाव में पानी की तरह, तो उतना नहीं बहाओगे आप, सीमित पैसा दिया जाएगा। विमेन को रिजर्वेशन दो आप अपनी टिकट देते समय। तो ये कुछ सजेशंस है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि लीगल सॉल्यूशंस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। जब आप लॉ बनाते हो तो लोग लॉ तोड़ने के बारे में पहले सोचते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए, ठीक है। जो चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव आए वो राजनीति को ज्वाइन करे, कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो ये था पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का सिलसिला। आगे बढ़े तो लास्ट चैप्टर जो है सिविक्स का वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर क्या कहता है भाई साहब, सिंपल चीज कहता है, 2-3 चीजें, मतलब कि आपको ये समझना है इस चैप्टर को। देखो इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी आपकी गाड़ी है, और आपको यह देखना है कि आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, मतलब आपकी गाड़ी आपको क्या आउटकम दे रही है। कैसे देखोगे, तो गाड़ी में तो आप उसका माइलेज देख लोगे, आप उसका टॉर्क देख लोगे, आप उसका देख लोगे कि स्ट्रेंथ कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो वैसे आपको डेमोक्रेसी को अगर देखना तो आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि व्हाट आउटकम डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ऑन वेरियस फ्रंट्स, एंड व्हाट आर दोस वेरियस फ्रंट्स। तो हम देखते हैं मतलब वही है कि क्या वेरियस फ्रंट्स पे आउटकम प्रोड्यूस करती है। तो हम एक पॉलिटिकल फ्रंट देख लेंगे, इकोनॉमिक फ्रंट देख लेंगे, सोशल फ्रंट देख लेंगे, और इन आउटकम्स को आप एसेस कैसे करोगे, हम ऐसे एसेस करेंगे कि पॉलिटिकली क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है या नहीं बनाती है। तो हमें जानने को मिलता है कि हाँ, एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो बनती है। कैसे, तो हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं, सरकार जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। रिस्पॉन्सिव, यस, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन आवर नीड्स, हमें जो चाहिए रहता है वो उस हिसाब से लॉज बनाती है। इसमें अब 2-3 चीजें और है कि गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रही है हमें पता रहता है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिलेज जरूर करती है, लेकिन जो डिसीजन लेती है वो तो क्वालिटेटिव डिसीजन लेती है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन के बाद में निकल के आते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट कैसी है कि वो जैसी भी है, ठीक है, वो मेरी अपनी सरकार है, क्यों, क्योंकि मैंने चुना है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पॉलिटिकल आउटकम्स ये है कि वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तीनों शब्द समझ में आए। आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे आपको समझ में आता है कि इकोनॉमिकली क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। तो देखो
एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ दे और डेवलपमेंट दे, तो जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आपके दूसरों के साथ क्या रिलेशंस है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। और इनफैक्ट ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं डिक्टेटरशिप या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे बेनिफिट्स हैं। वहीं पे अगर आप बात करें कि इनइक्वालिटीज, हाँ सर ये तो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है कि चलो कम पैसा कमाए डेमोक्रेसी में लोग, लेकिन सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन आपको देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक अल्ट्रा रिच सेक्शन इनॉर्मस वेल्थ एंजॉय करता है और मेजोरिटी लोग जो है उनके पास में पैसों की कमी है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक आउटकम में आपको देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, पॉवर्टी रिड्यूस नहीं भी हुई है, और ठीक है। वहीं पे आप सोशल आउटकम की बात करें तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशली क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे आपको देखने को मिलता है कि वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी मतलब कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लो जैसे हिटलर का एग्जांपल है अपन जर्मनी का, तो वहां पे उसने ज्यूज को भी देखा, आर्यंस को भी देखा, उसे आर्यंस पसंद थे तो ज्यूज को कुचल दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता है, आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को अकोमोडेट करते हो, एक साथ रखने का प्रयास करते हो, तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस वाला जो टॉपिक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी हो सकता है लेस इफेक्टिव, अकाउंटेबल ना हो, रिस्पॉन्सिव ना हो, करप्ट हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, डेमोक्रेसी होल्ड्स द फ्लैग। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर इंसान की इक्वल वैल्यू है। एटलीस्ट डेमोक्रेसी में हर इंसान अपनी डिग्निटी के लिए आवाज उठा सकता है, विमेन अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकती है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी वो प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी एक मूविंग टारगेट की तरह होती है जो कंटिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करती रहती है, और लोग उससे अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक सक्सेस है कि कंप्लेन भी आप वही करोगे जहां आपको स्कोप दिख रहा होगा इंप्रूवमेंट का। तो दिस वाज दी होल सिविक्स। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में क्या कहानी भाई साहब, 1 2 3 4 चैप्टर है, लेकिन चौथे चैप्टर को वही आधे में से आधा कर दिया, ग्लोबलाइजेशन बहुत कम आ रहा है। शुरू करते हैं पहले किसके साथ में, डेवलपमेंट के साथ। डेवलपमेंट चैप्टर बहुत छोटा सा, सीधा सा और सटीक सा है। क्या बताया गया है उसमें, देखो सेम पैटर्न ऑफ टॉपिक चलेंगे इंडिविजुअल लेवल के लिए भी और नेशनल लेवल के लिए भी। कंफ्यूजन मत रखना, मैं समझा रहा हूं उससे आसान रहेगा। कि हम क्या देखेंगे, डेवलपमेंट इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। वही आप देखोगे ना, तो नेशनल डेवलपमेंट में भी हर कंट्री के लिए नोशन ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। पाकिस्तान समझ गए, ठीक है, और इंडिया के लिए डेवलपमेंट होगा चांद तक जाना। तो हर कंट्री के लिए नेशनल डेवलपमेंट का नोशन जो है, आइडिया जो है ना, वो अलग हो सकता है। जैसे इंडिविजुअल्स के लिए डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग हो सकता है। व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अनदर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अब पॉइंट आता है कि आप कंपेयर कैसे करोगे। तो इंडिविजुअल्स को आप जब डेवलपमेंट की बात करते हो तो इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट में आपको समझ में आता है कि एक तरीका है इनकम से कंपेयर करने का, बट देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। तो आप देखते हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट को ऐसे देखता है कि पैसे के साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम होम कितना है, वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं उस काम में। तो हम जैसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट में भी आप इनकम से तो कंपेयर कर ही सकते हो अलग अलग नेशंस को, जैसे हम करते भी हैं। किससे? हम पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जिससे आपको क्या मिलता है, एवरेज इनकम, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं हम। एवरेज इनकम जो है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकलती है उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वहां पे पर कैपिटा इनकम के थ्रू कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो हाउ टू कंपेयर बता दिया मैंने तुम्हें। दोनों में सेम पैटर्न चल रहा है कि यहां पे भी आप इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को देख रहे हो। तो अब वो दूसरे क्राइटेरियाज इनकम के अलावा क्या देख रहे हो आप, तो वही सेफ्टी, डिस्टेंस फ्रॉम होम, सिक्योरिटी, विमेंस के लिए राइट्स है कि नहीं, इक्वालिटी है कि नहीं। तो वैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल डेवलपमेंट में भी सिर्फ इनकम काम नहीं करेगी, इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स, जैसे इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स में क्या जाएगा, तो हेल्थ और एजुकेशन को भी देखा जाता है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें जैसे हम देखते हैं तो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों चीजों की मदद से फिर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो देयर आर इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज अदर देन इनकम, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल सिनेरियो। अब इस पूरे पार्ट के अलावा इस चैप्टर में एक और जो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, वो क्या दिया है,
तो हाँ अच्छा देखो, इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स रहेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है, तो वो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक टॉपिक रह गया इसमें, पब्लिक फैसिलिटीज वाला। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, ऐड कर लेना तुम जब ये नोट्स लोगे तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या है कि वो फैसिलिटीज जो लोग एक साथ इंजॉय नहीं कर सकते, मतलब जो लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, जैसे सेफ इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल लेवल पे ना कंज्यूम करते हो, हम एक साथ मिलके कंज्यूम करते हैं, एंजॉय करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पब्लिक सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है। वो पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक फैसिलिटीज जो रहती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होती है। क्लियर हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, कि डेवलपमेंट ऐसा हो कि हमारी आज की जरूरतें पूरी हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाए जा सके, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब बुक में आपको लिखा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी यही पूछा जा रहा है कि अगर हम आज जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट लंबे समय तक चल पाएगा? आज जिस तरह से अंधाधुन हम ग्राउंड वाटर टेबल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल रिजर्व से उनको खत्म कर रहे हैं, तो आगे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमें जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट कहता है। बस वही गंगाधारी शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट है, चीज दोनों में एक ही है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट को कह सकते हैं प्रधान शब्द बना दिया है और उसमें सस्टेनेबिलिटी को प्रधान शब्द बना दिया है, ठीक है। चलो, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट चैप्टर। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में अगेन तीन तरह से आपको चैप्टर को समझना है कि सेक्टर मतलब क्या है, कि अलग अलग यूनिट्स। तो इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, और वही चैप्टर में मेजर है। वैसे ही आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो एक प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें आप एग्रीकल्चर सेक्टर, नेचर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप जो प्राइमरी से एक्सट्रैक्ट किया उसको प्रोसेस करते हो, वो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। टर्शरी सेक्टर तीसरा, जहां पे आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, टर्शरी सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है कि आप एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए इश्यूज क्या है देखो, तो पहले तो कंपैरिजन समझना कि इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर है। पहले प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था जीडीपी में, अब जीडीपी में टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है। लेकिन पहले भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे, और अब लेकिन सबसे ज्यादा लोग काम टर्शरी सेक्टर में, अभी भी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। टर्शरी सेक्टर की नीड बढ़ी है, देयर इज राइज इन दी टर्शरी सेक्टर, लेकिन टर्शरी सेक्टर में लोग काम पे नहीं बढ़े हैं। मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में टर्शरी का है तो एम्प्लॉयमेंट में भी होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है। तो दो सवाल है हमारे पास कि टर्शरी में व्हाई देयर इज राइज इन द टर्शरी सेक्टर, पहला सवाल, और व्हाई देयर इज नॉट अ सिमिलर राइज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो दोनों सवाल समझेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आया कंपैरिजन तीनों सेक्टर्स का। अब अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल चेंज होता है एक, कि हर कंट्री पहले प्राइमरी सेक्टर में डोमिनेट करती है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, ठीक है। अब वो जो सवाल थे हमारे, वो सवाल भी आना चाहिए कायदे से, तो नीचे आएंगे शायद, नहीं आए, ठीक है। व्हाई देयर इज राइज इन टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में राइज क्यों है? तो टर्शरी सेक्टर में राइज इसलिए है, मल्टीपल कारण है, कि सबसे पहले तो कुछ सर्विसेज बेसिक होती है नेचर में जो सरकार को प्रोवाइड करना ही करना है। दूसरा आपको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम ग्रुप बढ़ता है ना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस अफोर्ड करते हैं, बाहर खाएंगे, पर्सनल ट्रेनर रखेंगे जिम में, ठीक है। तीसरी चीज कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो होगा तो टर्शरी तो ग्रो होना ही है, वही अजय देवगन वाला मीम रिकॉल किया, ठीक है। तो और चौथा कि इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज। आज से 50 साल पहले इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था, आज इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है, तो ये सारा सर्विस में ही तो आ रहा है। तो इस कारण से सर्विस सेक्टर में राइज देखने को मिला है, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर में राइज देखने को मिला, पहला सवाल तो डन हो गया। दूसरा सवाल, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? तो मैंने बताया बहुत सारे लोग आज काम कहां कर रहे हैं, आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्यों? कंट्रीब्यूशन तो टर्शरी का सबसे ज्यादा है, लेकिन लोग प्राइमरी में काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब कि व्हेन पीपल आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, मतलब उनके पास काम है लेकिन वो ऐसा है कि हाँ 7 लोग हैं तो 7 लोग मिलकर उसी खेत पे काम कर रहे हैं जहां जरूरत शायद 2 ही लोगों की है, ठीक है। तो लोग अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी चीज ये भी है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने उतना काम जनरेट नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। स्टिल प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है
कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको देखने को मिलता है कि सारा सब कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है, वर्किंग आवर्स बेहतरीन होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, जहां पे आपको क्या है, जहां पे आपको इनकम मतलब जहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हो, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी वगैरह सब कुछ, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, कोई दूसरे बेनिफिट्स नहीं है, कोई पेड लीव नहीं है, सिंपल कांता कमल, ठीक है, कांता कमल। ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप देखें तो एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होता है, जैसे रेलवेज हो गया। पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस। और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ओन्ड होता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट रहेगा तभी तो चल पाएगा। और उसी हिसाब से देखोगे तो पब्लिक सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर लॉस खा के भी चलेगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो है तो वो लॉस खा के ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ करना है तो उसमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत होगी, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसके लिए पब्लिक सेक्टर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। सो दिस वाज द होल चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, मनी, अच्छा एक रह गया, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, माय बैड। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो हमने देख लिया कि अधिकतर लोग जो है, अधिकतर लोग कहां एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में है। तो अब ये प्राइमरी सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, इनके लिए और ज्यादा जॉब कहां से जनरेट करें? तो इनके लिए और ज्यादा जॉब जनरेट करने के मल्टीपल तरीके हैं। लक्ष्मी के एग्जांपल से क्या बताया गया आपको? तो आपको देखने को मिलता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज लाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेके आओ। आपको देखने को मिलता है क्या कि चीप क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लाई जाए। साथ ही साथ नए एरिया जैसे एजुकेशन और हेल्थ, यहां पे और स्कोप है कि ज्यादा जॉब जनरेट की जा सकती है। ये सब दूर की बात है। शॉर्ट टर्म में तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ये टॉपिक ध्यान रखना, फ्लो बता रहा हूं मैं आपको कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मनरेगा का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर हुआ? देखो, इस पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये कि सब उलट पलट हो जाए दिमाग में, एक बार सब आपके सामने से दौड़ जाए क्या कि क्या क्या किस किस चैप्टर में है, ठीक है। तो ये हो गया मनरेगा, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, तो मनी एंड क्रेडिट में आपको देखने को मिलता है कि मनी और क्रेडिट, क्रेडिट में लिख देता हूं, ठीक है, मनी और क्रेडिट दो चीजें हैं। तो दो चीजें हैं, तो मनी की अगर बात करें तो व्हाट इज मनी? मनी इज एवरीथिंग। कोई तो ऐसा बोल रहा था कमेंट सेक्शन में। तो मनी में आपको ये देखने को मिलता है कि आज पैसा है, लेकिन आज से पहले क्या चलता था, बार्टर एक्सचेंज चलता था। गुड्स के बदले गुड्स बदले जाते थे, ठीक है। तो पहले जूते दो पैसे लो सिस्टम नहीं चलता था, ठीक है, जूते दो गेहूं लो वाला सिस्टम चलता था। वो बार्टर एक्सचेंज था, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक इंपॉर्टेंट चीज होती थी। मतलब व्हाट आई एम विलिंग टू सेल अनदर मस्ट बी विलिंग टू बाय दैट, ठीक है। जो मैं बेचना चाह रहा हूं तुम खरीदना चाह रहे हो, जो तुम बेचना चाह रहे हो मैं खरीदना चाह रहा हूं, चलो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो पहले ये सिस्टम था, लेकिन फिर मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मनी एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप पैसा दो और जो सामान जिसके बदले बदलना है वो बदल लो। फिर क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इवॉल्व होते हैं। तो पहले सिक्के, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स, इनका इस्तेमाल होता था। अब क्या है, अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आप देखेंगे तो करेंसी हो गया और पेपर नोट्स हो गए, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते, कोई और दूसरा इशू नहीं कर सकता है, जिसके बदले हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिपॉजिट्स विद बैंक भी आज एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, जहां पे हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं और जब हमारे नीड होती है, हमारी डिमांड होती है, उस हिसाब से निकाल लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। और ये डिमांड डिपॉजिट्स पे एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी होती है चेक की। कैसी? कि चेक ड्रॉ करो एक, और मैंने लिख दिया अगर आपके नाम पे चेक, जो कि नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो आपके नाम पे अगर एक चेक लिख दिया मेरे 1000 रुपए का, तो आप फिर क्या कर सकते हो, बैंक में जाके विड्रॉ कर सकते हो 1000 रुपए। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, ठीक है। ये हो गया चेक, जो कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आ जाएगा। अब आ जाओ क्रेडिट पे, ठीक है, बहुत लेट आया तो क्रेडिट। अब देखो यहां पे एक चीज समझ लेना, एक कॉमन टॉपिक है कि बैंक जो है, ये पैसा जो हम बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे का क्या करते हैं लास्ट में आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं मैं तुम्हें कि बैंक जो है तो बोरोवर्स जो है तो इन्होंने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, और बैंक जो है तो डिपॉजिटर जो है तो पैसा जमा करेंगे डिपॉजिटर, और बैंक क्या करेगी, इस पैसे को बोरोवर्स को दे देगी, ठीक है। बोरोवर्स लेके भाग जाएंगे, मान लिया नहीं, तो बोरोवर्स उस पैसे से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। और बोरोवर्स जब उस पैसे से कुछ ना कुछ काम करेंगे और काम के बदले में 10 रुपए से 15 रुपए कमाएंगे, तो वो बैंक को पैसा लौटाएंगे और इंटरेस्ट देंगे। तो हमेशा जो इंटरेस्ट पेड होता है ना, वो ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर्स टू द बैंक। और अब जो हमने पैसा डिपॉजिट किया था, तो बैंक हमें हमारा पैसा तो लौटाएगी और बदले में एक इंटरेस्ट देगी भी, ठीक है, हमें इंटरेस्ट देगी भी, लेकिन वो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पेड बाय द बोरोवर इज ऑलवेज हाई when compared to the interest paid to the depositor। और जो डिफरेंस अमाउंट होता है, ठीक है, जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे इनकम कहा जाता है बैंक की। तो इस तरह से बैंक्स ऑपरेट करते हैं। अब आते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट क्या है? तो मनी तो नगद हो गया, क्रेडिट मतलब उधार हो गया। क्रेडिट मतलब जो लोन्स हो रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपने किसी से पैसा लोन पे लिया, आपने किसी से सामान लोन पे लिया कि पैसे बाद में लौटा दूंगा, तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस की अगर बात करें तो क्रेडिट फायदा भी देता है, जैसे सलीम का एग्जांपल देखा है आपने, और क्रेडिट नुकसान भी देता है, जैसे आपने स्वप्ना का एग्जांपल देखा कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्रेडिट लेना सही है गलत है तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व में। और इसीलिए आप देखते हैं तो क्रेडिट में जो उसकी सिचुएशन रहती है उसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। डोकोमो इंटरनेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट चार्ज, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, सारी चीजें मिलके एक साथ टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गई। और उस हिसाब से आप देखोगे तो अलग अलग जगह से जहां से आपको लोन मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से ले लो, वो एम्प्लॉयर हो सकता है आपको एक्सप्लॉइट कर ले, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हार्श हो सकती है। आप किसी मनी लेंडर के पास गए, लाला सेठ, तो वो भी तुम्हें क्या कर सकते हैं? एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके अलावा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में बैंक एक तरीका हो सकता है, लेकिन बैंक आपसे कोलेट्रल मांगेंगे। कोलेट्रल यानी कि कोई एसेट आपसे गिरवी रखाएंगे। कोलेट्रल क्या होता है? तो कोलेट्रल इज एन एसेट ओन्ड बाय द बोरोवर, जो पैसे लेने जा रहा है उसका एसेट। मतलब मैं लोन लेने जाऊंगा तो मैं अपने पेन पेंसिल सब रख दूंगा गिरवी, कि अगर मैं नहीं लौटाता हूं पैसे तो लेके तुम इसको बेच देना और अपना पैसा रिकवर कर लेना। तो बैंक आपसे क्रेडिट मांगेगा। इसीलिए क्या है, आप किसके पास क्रेडिट, बैंक आपसे कोलेट्रल मांगेगा। और अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है तो फिर, तो इसीलिए कोऑपरेटिव्स भी होते हैं जो अपने मेंबर्स को लोन दे देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं और बिना कोलेट्रल के भी। ठीक है, तो ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स है, 4 हमने आपको बताए। आगे बढ़े अगर हम, तो अब देखो, अब मैंने आपको लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक तो समझा दिया कि बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से पैसा लिया, बोरोवर को दिया, बोरोवर से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया, डिपॉजिटर को थोड़ा कम दिया, बाकी में सैलरी बंटवा दी और लंच करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में क्या है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब वो जो कि रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट को पता है कि कौन कितना लोन किससे ले रहा है, कहां ले रहा है, ये सारी चीजें। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, जैसे बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव्स आ गए, जहां टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन होती है, जहां इंटरेस्ट रेट जेन्युइन होता है, जहां एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, जहां सुपरविजन होता है आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट बैंक, जो ये चेक करती है कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, सबको लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, बैंक्स जो है तो प्रॉपर कैश रिजर्व मेंटेन कर रही है नहीं कर रही, ये सारी चीजें आरबीआई देखता है। वहीं पे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें तो वो वही ठीक है, लाला सेठ हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, जो कि क्या हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिसमें इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल होती है, जिससे लोग लोन लेना ही नहीं चाहते। लोग लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, और उससे क्या होगा, उससे एक तरह से इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। समझ में आया क्यों? आगे बढ़ते हैं। तो अब कौन कहां से लोन ले रहा, तो अधिकतर गरीब जो लेते हैं उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है ना, तो इसीलिए वो पुअर हाउस होल्ड क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे जाते हैं, और उन्हें ही हमें बचाना है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि फॉर्मल सेक्टर गांव गांव तक पहुंचे, और ये गांव गांव तक पहुंचे ही ना, सिर्फ सबको लोन दे, गरीब व्यक्ति को भी लोन दे। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे जो टॉपिक बताया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि अब बैंक लोन देता नहीं गरीब व्यक्ति को, उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, तो गरीब व्यक्ति करे तो करे क्या, तो वो लोग आपस में एक साथ आते हैं, संगठन में शक्ति है। तो टिपिकल 15 to 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो अपनी सेविंग्स पूल करते हैं, एक फंड बनाते हैं, और वो फंड जिसको जरूरत हो उसको देते हैं। ठीक है, तो उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, तो इसमें डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं मेंबर्स के द्वारा की जाती है। विमेन इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट फील करती है, एक्सप्लॉइटेशन से बचा जा सकता है। एक क्लासिकल एग्जांपल है, आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का, जो मोहम्मद यूनिस के द्वारा चलाया गया था। लास्ट चैप्टर वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर क्या कहता है आपको, ये चैप्टर बड़ी सिंपल सी चीज बताता है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ कट हो गया। देखो कि पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 2 टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ G20 एक टॉपिक है जो ऐड हुआ है, अभी दिखाता हूं कहां पे। ठीक है, तो पहले व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन समझे, तो इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजेशन। सिंपल, ठीक है, कि आपस में इकोनॉमीज का कनेक्ट होना। चिपक जाएंगे, चुंबक है क्या, नहीं, इकोनॉमीज का कनेक्ट होना ट्रेड के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज कनेक्ट करवाती है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो सामान इस कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचना,
ठीक है, तो इस तरह से जब कंट्रीज कनेक्ट होती है तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इस ग्लोबलाइजेशन में ऐसे क्या फैक्टर है जो इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करवा रहे हैं? तो फैक्टर्स है, एक फैक्टर जैसे अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का है, दूसरा है लिबरलाइजेशन का। टेक्नोलॉजी का फैक्टर बोले तो कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में पहले क्या है, बड़ी दिक्कत होती थी कि सामान यहां से वहां कैसे जाएगा, अब कंटेनर्स बन गए, तो उससे क्या है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्शन इजी हुआ। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि लिबरलाइजेशन, मतलब कि हमने जब अपनी पहले 1990s के पहले क्या होता था, जब आजादी मिली तो हमने अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखा था। कैसे? तो हमने कोई भी बाहर से गुड्स आता था उसके ऊपर टैक्स लगा देते थे कि गुड्स को अंदर नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने लोकल प्लेयर्स को जो कि छोटे छोटे थे उनको बचाना था, तो हमने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन 1990s के बाद जब हमने ये ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो इन्हें लड़ने दो जरा इंटरनेशनल कंपटीशन में, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर भी था जैसे WTO। तब हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर से ट्रेड बैरियर्स को हटाया, तो अब क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा था, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा था, और उसी को क्या कहा गया है, लिबरलाइजेशन। रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन वाली चीज ध्यान रखना है आपको कि क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया। टेक्नोलॉजी एक फैक्टर, लिबरलाइजेशन दूसरा। टेक्नोलॉजी में आप आईटी का भी रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब नाम लिख सकते हैं कि इंटरनेट के डेवलपमेंट से भी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस फास्टन हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे ना, जैसे तो ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी में व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ एक G20 वाला टॉपिक भी ऐड हुआ है। ये G20 क्या है भाई साहब? तो ग्रुप ऑफ 20। तो इस साल जैसे मतलब पिछले साल 2023 में हमने अध्यक्षता रखी थी ग्रुप 20 की, तो वर्ल्ड की 20 प्रोमिनेंट कंट्रीज, ठीक है, जिसमें यूरोपियन यूनियन एक माना जा रहा है, तो वो सारी कंट्रीज एक साथ मीटिंग करती है फॉर दी बेटर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पे। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं जियोग्राफिकल या फिर स्ट्रेटेजिकल लेवल पे देख रहे हैं, तो ये कंट्रीज एक वर्ल्ड की प्रोमिनेंट कंट्रीज है जो एक साथ मीटिंग करती है। और हमारे यहाँ इस बार मीटिंग हुई थी, वसुदेव कुटुंबकम थीम थी, ठीक है, हमने जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बेटर फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड इस चीज के बारे में सोचा है। आगे आने वाले सेशन में इसके और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो दिस वाज द होल स्टोरी, दिस वाज द होल सिलेबस। जी हाँ, ये 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपके नजरों के सामने से पूरा सिलेबस दौड़ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जिनने सब कुछ पढ़ लिया उनको एक स्नैप रिकैप देने के लिए काफी था। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उन्हें पिक्चर समझ में आ गई होगी कि आखिरकार करना क्या है भाई साहब, ठीक है। साथ मिलके शुरू करते हैं। आपके पास जितने बचे हुए गैप डेज हैं, उन गैप डेज में स्ट्रेटेजिकली हर एक चीज का प्रॉपर प्लान बना हुआ है, उस प्लान के हिसाब से चलेंगे। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, ठीक है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लो। 100 में से हो सकता है 110 नंबर आ जाए तुम्हारे। जोक्स अपार्ट, मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है, तो मेहनत करेंगे साथ मिलके, ठीक है। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, कि जैसा जैसा बोलते चल रहा हूं वैसा वैसा करते चलो, बस सिंपल। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, PDF दे दूंगा। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।